यह पगली चिड़िया सच में मार खाने लायक है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से इसे सबक सिखाऊं? तभी विराट के बगल में एक हरी छाया चमकी और नीले वस्त्रधारी बालक तुरंत दौड़कर आया, उत्सुकता से अपनी सलाह पेश करते हुए। वह लंबे समय से उस पगली चिड़िया को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन चूंकि विराट उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए वह बिना किसी वैध कारण के कार्रवाई नहीं कर सकता था। अगर विराट ने खुद आदेश दिया तो वह पूरी ताकत लगा सकता था और बिना किसी संकोच के उस पगली चिड़िया की अच्छी तरह से पिटाई कर सकता था। टूटी तलवार, यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। जाओ कहीं और जाकर अपनी गर्मी शांत करो। नीले वस्त्रधारी बालक के शब्द सुनकर नन्ही नीली चिड़िया ने गुस्से से पलटवार किया। विराट, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लो। नन्ही नीली चिड़िया ने जल्दी से आगे कहा। यह टूटी तलवार अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी। अगर विराट ने व्यक्तिगत रूप से उसे इससे निपटने का आदेश दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए इस पल नन्ही नीली चिड़िया को अपने सम्मान की कोई परवाह नहीं थी और उसने तुरंत विराट से माफी मांग ली। ठीक है नाग, इस पगली चिड़िया को इस बार जाने दो, तुम अब वापस जा सकते हो। विराट ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। उसने नीले वस्त्रधारी बालक को केवल डराने के लिए नन्ही नीली चिड़िया से निपटने के लिए कहा था। वह वास्तव में नीले वस्त्रधारी बालक को नन्ही नीली चिड़िया पर हाथ नहीं उठाने देगा। अन्यथा यदि उसे वास्तव में इस कारण से इस लड़के से मदद मांगनी पड़ी तो क्या यह लड़का अविश्वसनीय रूप से अभिमानी नहीं हो जाएगा? यदि नीले वस्त्रधारी बालक को किसी दुश्मन से निपटना होता तो यह पूरी तरह से उचित होता और विराट विनम्र नहीं होता और सीधे उसका उपयोग करता। लेकिन नीले वस्त्रधारी बालक को नन्ही नीली चिड़िया जैसी किसी व्यक्ति से निपटने के लिए कहना, जो कि उनके अपने लोगों में से एक थी, नैतिक रूप से संदिग्ध था। नीले वस्त्रधारी बालक के व्यक्तित्व को देखते हुए वह इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी मांगे मनवा सकता था। आखिरकार दुश्मनों से निपटना नीले वस्त्रधारी बालक का कर्तव्य था और उसके पास इसे सौदेबाजी के साधन के रूप में उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन नन्ही नीली चिड़िया से निपटना उसके और चिड़िया के बीच का आंतरिक विवाद था। वह नीले वस्त्रधारी बालक को अपने आदेशों को पूरा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था और भले ही बालक ने इनकार कर दिया हो, वह पूरी तरह से उचित ठहराते हुए ऐसा कर सकता था। विराट, मैं तुम्हें मुफ्त में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और तुम्हें वह भी नहीं चाहिए? विराट के शब्द सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक ने कुछ अनिच्छा से कहा। वह वास्तव में इस पगली चिड़िया को सबक सिखाना चाहता था और अब यह एक दुर्लभ अवसर था। अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो पगली चिड़िया को पीटने का दूसरा मौका ढूंढना आसान नहीं होगा। टूटी तलवार, मेरे रास्ते से हट जाओ। नीले वस्त्रधारी बालक को अभी भी विराट से लगातार आग्रह करते देख नन्ही नीली चिड़िया उबल पड़ी। पगली चिड़िया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मेरे साथ विनम्रता से पेश आओ, वरना मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा और तुम्हें बिना पंखों वाली चिड़िया बना दूंगा। नीले वस्त्रधारी बालक ने नन्ही नीली चिड़िया की ओर देखा, अपनी बाहें मोड़ी और कहा। विराट देखो, वह टूटी तलवार मुझे फिर से धमका रही है। नीले वस्त्रधारी बालक की बात सुनकर नन्ही नीली चिड़िया ने तुरंत एक दयनीय नाटक करना शुरू कर दिया। मुंह फुलाते हुए कहा। उसने अपनी आंखों के कोनों से कुछ आंसू भी निकाल लिए और पूरी तरह से सताई हुई दिखने लगी। यह देखकर विराट निशब्द रह गया। इस पगली चिड़िया के अभिनय का कौशल दिन ब दिन और भी निखरता जा रहा है। हालांकि विराट जानता था कि यह पगली चिड़िया नाटक कर रही है, फिर भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने नीले वस्त्रधारी बालक की ओर हाथ हिलाया और कहा, ठीक है नाग, यहां तमाशा बनाना बंद करो। अगर तुम्हारे पास अतिरिक्त ऊर्जा है तो जाओ कुछ और अंधकार दानवों को मार डालो। विराट, क्या तुमने नहीं देखा कि यह पगली चिड़िया नाटक कर रही है? नीले वस्त्रधारी बालक ने अवाक होते हुए कहा। तुम उसे इतना सिर पर चढ़ाते हो, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी घमंडी है। अगली बार जब वह तुम्हें दीदी कहने के लिए मजबूर करे तो मदद के लिए मेरे पास मत आना। टूटी तलवार, यहां फूट डालने की कोशिश मत करो, मैं तो बस विराट से मजाक कर रही थी, मैं गंभीर नहीं थी। नन्ही नीली चिड़िया ने जल्दी से कहा। नीले वस्त्रधारी बालक ने अंततः विराट की ओर देखा, निराशा के भाव के साथ अपना सिर हिलाया और एक चमक के साथ तलवार की रोशनी में बदलकर दूर युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया। नन्ही पगली चिड़िया के प्रति विराट के लाड़ प्यार को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से असंभव था कि वह वास्तव में आज उससे निपटेगा। इसलिए वह आलस्य के कारण वहां अधिक समय तक नहीं रुकना चाहता था ताकि उसे असहज महसूस न हो। हालांकि यद्यपि नीले वस्त्रधारी बालक अंधकार दानव सेना के ऊपर उड़ रहा था, वह लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस युद्ध में उसके हस्तक्षेप की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसका मूल सार अभी तक ठीक नहीं हुआ था और हर बार जब वह हमला करता था तो वह बहुत अधिक शक्ति की खपत करता था और बाद में उसे ठीक होने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। अब शून्य समाधि महाद्वीप पर जादुई खजाने के टुकड़े लगभग समाप्त हो चुके थे और अब उसके पास पहले जैसा अच्छा प्रबंध नहीं था, जहां वह बड़ी संख्या में जादुई खजाने के टुकड़ों को निगलना जारी रख सकता था। अंधकार दानवों की तीनों सेनाएं अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त थीं। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल के युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद विशाल कछुआ, माया, चंपा, आयु और हिमशिखा सहित शक्तिशाली योद्धाओं का एक समूह भी एक के बाद एक पहुंच गया। इन शक्तिशाली शीर्ष विशेषज्ञों ने युद्ध व्यूह बनाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय सीधे अंधकार दानव सेना पर टूट पड़े और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। उनके जैसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के लिए दूसरों के साथ युद्ध व्यूह बनाना, जबकि उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति को बढ़ाता है, उनकी गति और स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे वे अकेले लड़ने की तुलना में अंधकार दानवों को मारने में कम कुशल हो सकते हैं। जहां तक उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और अन्य रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों की बात है, उन्होंने दिव्य पंख तलवार व्यूह बनाए, अंधकार दानव सेना को घेरकर उन पर हमला किया। वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों की कुल संख्या 600 से अधिक हो गई है। एकल प्रथम स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह के लिए 108 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 3600 दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की आवश्यकता होती है। इन 600 से अधिक रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों ने अंततः 6 दिव्य पंख तलवार व्यूह बनाए, विभिन्न दिशाओं से 10,000 से अधिक अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य विकास लोक के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए अंधकार दानव सेना को घेर लिया और हमला कर दिया। 6 दिव्य पंख तलवार व्यूह 6 अतुलनीय तेज धार वाली तलवारों की तरह तेजी से अंधकार दानव सेना को चीरते हुए निकल गए। जल्दी ही उनकी पंक्तियों में 6 बड़े मार्ग बना दिए। इन 6 दिव्य पंख तलवार व्यूहों के हमले से अनगिनत अंधकार दानव सैनिक राख में बदल गए। व्यूह बनाओ, व्यूह बनाओ। एला और दुर्मद दोनों अंधकार दानव सेनापति यह नजारा देखकर लाल आंखों के साथ जोर से दहाड़े और अपनी सेना को प्रतिरोध के लिए संगठित करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से विराट के अचानक हुए हमले के कारण अंधकार दानव सेना पहले ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी और फिर उन पर एक के बाद एक भयंकर हमले किए गए। उनका व्यूह पूरी तरह से बिखर चुका था और इस अराजकता में उनके पास फिर से संगठित होने का कोई मौका नहीं था। युद्ध व्यूह बनाने में असमर्थ अंधकार दानव सेना कोई प्रभावी प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी।
विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दूल, विशाल कछुआ, माया, आयु, चंपा, हिमशिखा और अन्य विशेषज्ञों के साथ साथ 6 दिव्य पंख तलवार व्यूहों के संयुक्त हमले के तहत अंधकार दानव सेना का एक तरफा कत्लेआम किया जा रहा था। शार्दूल, विशाल कछुआ, माया, चंपा, आयु और हिमशिखा में से प्रत्येक के पास कम से कम शीर्ष स्तर के तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बराबर युद्ध शक्ति थी। यहां तक कि हिमशिखा भी, जो उनके बीच अपेक्षाकृत कमजोर थी, एक साधारण तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। ये सभी लोग अंधकार दानव सेना में भेड़ों के बीच बाघों की तरह घुस गए। उस छोटे से पल में उनमें से प्रत्येक ने दिव्य विकास लोक के स्तर के कम से कम 2 लाख अंधकार दानव सैनिकों को मार डाला। यहां तक कि उनमें से सबसे कमजोर हिमशिखा ने भी लगभग 2 लाख अंधकार दानव सैनिकों को मार डाला। जहां तक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की बात है, उस समूह ने उनमें से 100 से अधिक को मार डाला और 20 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के दानवों को भी ढेर कर दिया। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, एल्डर यशपाल और अन्य के नेतृत्व में 6 दिव्य पंख तलवार व्यूहों ने भी हमलों की एक ही लहर में दिव्य विकास लोक के 2 लाख से अधिक अंधकार दानवों का वध कर दिया। विराट के हमले की शुरुआत से लेकर अब तक दिव्य विकास लोक की अंधकार दानव सेना को 20 लाख से अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 300 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव और 50 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव शामिल हैं। और यह युद्ध की केवल शुरुआत थी। युद्ध छेड़ने के बाद तलवार संप्रदाय और दांव संघ के 16 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिक भी उस चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तरीय बादल नाव पर सवार होकर तेजी से पहुंच गए, जो विराट ने कौशल से प्राप्त की थी। 16 लाख दिव्य विकास लोक के कृषकों की यह सेना 1-1 लाख के समूहों में विभाजित होकर एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह बनाकर अंधकार दानव वंश की सेना की ओर बढ़ गई। इन 16 लाख दिव्य विकास लोक के कृषकों के जुड़ने से अंधकार दानव वंश की स्थिति और भी विकट हो गई। भले ही ये 16 लाख दिव्य विकास लोक के कृषक विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दूल, विशाल कछुआ या माया जितने फुर्तीले न हों, लेकिन उनकी हत्या करने की शक्ति किसी से पीछे नहीं थी। 10 लाख से अधिक दिव्य विकास लोक के कृषकों का एक युद्ध व्यूह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यहां तक कि एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी अगर इतनी दुर्जय सेना की चपेट में आ जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि अंधकार दानव वंश के 1 करोड़ दिव्य विकास लोक के कृषक शुरू में विराट के हमले से अवाक रह गए थे। उनका व्यूह तितर-बितर हो गया था और वे प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। वरना एक बार जब वे युद्ध व्यूह बना लेते तो भले ही विराट, शार्दूल, विशाल कछुआ और माया 10 गुना अधिक शक्तिशाली क्यों न होते, वे इन सेनाओं के बीचों बीच सीधे हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते। पीछे हटो, तुरंत पीछे हटो। स्थिति को पहले से ही बर्बाद होते देख एला और दुर्मद अपनी क्रोध से लाल आंखों के साथ दहाड़े। इन मानव पावर हाउसों और सेनाओं के निरंतर हमले के तहत उनकी अंधकार दानव सेना बस एक प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी पूरी सेना के नष्ट होने की संभावना थी। इसलिए यह जानकर कि स्थिति को बचाया नहीं जा सकता, एला और दुर्मद के पास पीछे हटने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दूल, विशाल कछुआ, माया और बाकी मानव सेनाओं के संयुक्त हमले से अंधकार दानव सेना बहुत पहले ही भयभीत हो चुकी थी और लड़ने की सारी इच्छा खो चुकी थी। कई अंधकार दानव सैनिक तो पहले ही तितर-बितर हो चुके थे और यहां वहां भाग रहे थे। एला और दुर्मद के पीछे हटने के आदेश को सुनते ही अंधकार दानव सेना ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और दहशत में भागने लगी। कई अंधकार दानव अपने भ्रम में अपना रास्ता भूल गए और दानव नाशक नगर की ओर भागने लगे, जिससे अंततः वे कसाई के बकरे बन गए और मानव सेना द्वारा उनका सफाया कर दिया गया। एला और दुर्मद तीनों सेनाओं के कमांडरों के रूप में अंधकार दानव सेना के एक हिस्से को फिर से युद्ध व्यूह में पुनर्गठित करने में कामयाब रहे। हालांकि यह छोटी सी सेना मानव सेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थी। ज्यादा से ज्यादा यह केवल भागते समय उनकी रक्षा कर सकती थी। एला और दुर्मद अपनी अंधकार दानव सेना को हुए भारी नुकसान को देखकर दुख से भर गए, लेकिन इस समय वे किसी और चीज के बारे में चिंता नहीं कर सकते थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी जान बचाना था, अन्यथा उन्हें भी चंड की तरह ही प्रिंटी भुगतनी पड़ सकती थी। इस समय कभी शक्तिशाली रही अंधकार दानव सेना पूरी तरह से हार चुकी थी। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दूल और अन्य के नेतृत्व में मानव जाति के शक्तिशाली योद्धाओं और सेना द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया था और वे अस्त व्यस्त होकर भाग रहे थे। जल्दी करो, भागो। एल्डर मकराक्ष ने पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानवों के भैरव कबीले के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अंधकार रसातल की ओर भागने की कोशिश की। उनका भैरव कबीला सबसे तेजी से भागने वालों में से था। युद्ध की शुरुआत से ही एल्डर मकराक्ष ने बिना किसी झिझक के भागने का विकल्प चुना था और प्रतिरोध का कोई इरादा नहीं दिखाया था। उसे प्रस्थान से पहले महाअसुर मल्लाक्ष के निर्देश अच्छी तरह याद थे। इस अभियान में बाकी सब कुछ गौण था। जीवित रहना सबसे पहली प्राथमिकता थी। अंतिम परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाअसुर ने भविष्यवाणी की थी। ये अभिमानी मूर्ख शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों से पूरी तरह हार गए थे और प्रतिरोध का कोई मौका पाए बिना तितर-बितर होकर भाग रहे थे। पहले एल्डर मकराक्ष ने केवल असुर सांब और अन्य अंधकार दानवों से शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों के खौफ के बारे में सुना था, लेकिन इस बार इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के बाद वह वास्तव में समझ गया कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसान कितने भयानक थे। असुर सांब और अन्य अंधकार दानवों द्वारा दिए गए विवरण बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे। वास्तव में उन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों की खौफनाक प्रकृति को बहुत कम करके आंका था। इस महान युद्ध के बाद एल्डर मकराक्ष भी भयभीत था। अंधकार पर्वत के जंगलों में असुर सांब घबराहट में भाग रहा था। उसने उड़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इससे वह बहुत अधिक विशिष्ट हो जाता, शक्ति सिंधु महाद्वीप के इंसानों द्वारा आसानी से देखा जा सकता था और इस प्रकार हमले का लक्ष्य बन जाता। हालांकि चूंकि वह सबसे आगे अंधकार दानव सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए यद्यपि उसने युद्ध की शुरुआत में ही भागने का विकल्प चुना था, लेकिन वह अंततः हार गया। असुर सांप ने चुपचाप प्रार्थना की कि इस बार वह अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाए। उसने कसम खाई कि अगर वह इस बार अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गया तो वह फिर कभी शक्ति सिंधु महाद्वीप, इस दुह स्वप्न वाली भूमि पर कदम नहीं रखेगा। दुर्भाग्य से चीजें असुर सांप की इच्छा के अनुसार नहीं हुई। जैसे ही वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, उसके पीछे एक दहाड़ गूंजी। अंधकार दानव वंश के कचरे, तू कहां जाने की सोच रहा है? शार्दूल यहां है। यह दहाड़ सुनकर असुर सांप खौफ से भर गया। वह उस आवाज को अच्छी तरह से जानता था। यह वही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दुह स्वप्न जैसा मूर्ख बाघ था। आवाज गूंजने के साथ ही आसमान से एक विशाल बाघ का पंजा नीचे आया और उसके शरीर पर जोर से प्रहार किया। असुर सांप को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वह उस विशाल पंजे के प्रहार से जमीन पर गिर गया। एक पंजे से असुर सांप को नीचे गिराने के बाद शार्दूल ने तुरंत असुर सांप की आत्मा और मूल सार को सील कर दिया ताकि वह खुद को नष्ट न कर सके। फिर उसने असुर सांप को पीछे आ रहे एल्डर दुष्यंत की ओर उछालते हुए कहा, बूढ़े दुष्यंत, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। आखिरकार महाविपत्ति लोक के एक जीवित अंधकार दानव को पकड़ने के बाद शार्दूल बहुत संतुष्ट था। महाविपत्ति लोक के इन अंधकार दानवों को मारना तो आसान है, लेकिन इन्हें जीवित पकड़ना बेहद मुश्किल है।
इस स्तर के कई अंधकार दानव अगर कोई खतरा भांप लेते हैं तो तुरंत खुद को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा कई अंधकार दानवों को जीवित पकड़ने के बारे में विचार करने की हिम्मत भी नहीं करते। वे सभी उन्हें अपनी पूरी ताकत से मारने का लक्ष्य रखते हैं। एक पल की झिझक भी उनके आत्मविनाश का कारण बन सकती है, जिससे उन्हें खुद को भी भारी नुकसान हो सकता है। वे उनके साथ नीचे भी घसीटे जा सकते हैं और एक साथ मर सकते हैं। केवल शार्दूल और विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार जैसे अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ ही ऐसा करने का साहस करते हैं। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल की दुर्जय युद्ध शक्ति के साथ वे आसानी से अपने विरोधियों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही अपने वश में कर सकते थे। उनकी आत्मा और मूल सार को सील करके उन्हें आत्मविनाश करने से रोक सकते थे। हाँ, शार्दूल। एल्डर दुष्यंत ने असुर सांप के विशाल शरीर को पकड़ते हुए जल्दी से जवाब दिया। असुर सांप को पकड़ने के बाद शार्दुल ने अंधकार रसातल की ओर अपनी उड़ान जारी रखी, महाविपत्ति लोक के शक्तिशाली अंधकार दानवों का पीछा करते हुए। जबकि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार शार्दुल, विशाल कछुआ, माया, चंपा, आयु, हिमशिखा, उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत और अन्य मानव पावर हाउस 16 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिकों के साथ भागती हुई अंधकार दानव सेना का लगातार पीछा कर रहे थे। जनरल रिया, रोहिणी, जनरल बालक, ललन, जनरल फतेह और तलवार संप्रदाय के अन्य उच्च स्तरीय सैन्य नेता आखिरकार अपने 20 करोड़ आरोहण लोक के सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। हालांकि जनरल रिया, रोहिणी, जनरल बालक, ललन और जनरल फतेह अब शीर्ष दिव्य विकास लोक के योद्धा भी थे। तलवार संप्रदाय सेना के कमांडरों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से अपने युद्ध व्यूहों और बख्तरबंद सैनिकों को छोड़कर यहां अकेले नहीं लड़ सकते थे। ये बख्तरबंद पैदल सेना इकाइयां यद्यपि शक्तिशाली थीं, लेकिन रूपांतरण लोक वालों की तुलना में बहुत धीमी थीं और यहां तक कि दिव्य विकास लोक के कई योद्धाओं से भी धीमी थीं। हालांकि जनरल रिया और तलवार संप्रदाय सेना के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद अपने सैनिकों को घटनास्थल की ओर ले जाना शुरू कर दिया था, लेकिन युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनके पहुंचने से पहले ही विराट, शार्दूल, विशाल कछुआ और अन्य विशेषज्ञों के साथ साथ 16 लाख दिव्य विकास लोक की अग्रिम सेना द्वारा अंधकार दानव वंश की सेना को खदेड़ दिया गया था। जब तक वे पहुंचे, यह विशाल आरोहण लोक की बख्तरबंद पैदल सेना पहले ही बेकार हो चुकी थी। क्या बदकिस्मती है, हम फिर चूक गए, ललन ने यह देखकर शिकायत की। पिछली बड़ी लड़ाई में अंधकार दानव वंश की सेना भी उनकी बख्तरबंद पैदल सेना के आने से पहले ही हार गई थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने लगन से प्रशिक्षण लिया, लेकिन जब युद्ध छिड़ा तो वे बेकार थे, जिससे ललन और उनके जनरलों को कुछ निराशा महसूस हुई। जूनियर भाई ललन, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ललन की बात सुनकर रोहिणी ने उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा, गुस्से में डांटते हुए। यह तथ्य कि हम चूक गए, बस यही साबित करता है कि हमारा अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। क्या तुम सच में चाहते हो कि हम अंधकार दानव सेना के साथ एक खूनी लड़ाई लड़ें, जिससे हमारे सैनिक बलिदान हो जाएं और तब जाकर तुम्हें संतुष्टि मिले? हालांकि रोहिणी भी योग्यता प्राप्त करने और अंधकार दानव सेना से लड़ने की लालसा रखती थी, लेकिन उनके साथ इतने सारे युद्धों के बाद वह युद्ध की क्रूरता और खून खराबे को गहराई से समझ चुकी थी। विशेष रूप से सेनापति क्रूर की सेना के खिलाफ लड़ाई में, जहां तलवार संप्रदाय की सेना को बहुत अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा था। यदि अभियान सुचारू रूप से चलता रहा तो यह आदर्श होगा, जिसका अर्थ है कि उनके तलवार संप्रदाय ने अंधकार दानव सेना को न्यूनतम लागत पर हरा दिया था। हालांकि इसका मतलब यह था कि बख्तरबंद सैनिकों की उनकी बड़ी सेना बेकार हो जाएगी और कोई योग्यता प्राप्त करने में असमर्थ होगी। इसका मतलब यह भी था कि तलवार संप्रदाय का नुकसान न्यूनतम होगा। जब तक वे अंधकार दानव वंश की सेना को हरा सकते थे और उनके तलवार संप्रदाय का अभियान सुचारू रूप से चल रहा था, रोहिणी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने खुद को योगदान दिया है या नहीं। तलवार संप्रदाय सेना की कमांडर बनने के बाद से रोहिणी गहराई से समझ चुकी थी कि इन सेनाओं की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विदेशी दुश्मनों का विरोध करना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना था। रोहिणी की बात सुनकर ललन तुरंत चुप हो गया। वास्तव में वह नहीं चाहता था कि तलवार संप्रदाय और अंधकार दानव वंश की सेना के बीच गतिरोध हो। वह बस इस युद्ध में अपनी ताकत का योगदान देना चाहता था। दरअसल हालांकि हम इस बार थोड़ी देर से पहुंचे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से बेकार हैं। हम आमने सामने की लड़ाई में नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम युद्ध के मैदान को साफ कर सकते हैं और अंधकार दानव वंश के बचे हुए लोगों का सफाया कर सकते हैं। इस समय जनरल बालक ने मुस्कुराते हुए बात संभाली। जनरल बालक सही कह रहे हैं। मुख्य युद्ध के मैदान में अर्जित की गई योग्यताएं अभी भी योग्यताएं ही हैं और युद्ध के मैदान को साफ करना और अंधकार दानव वंश के बिखरे हुए अवशेषों को खत्म करना भी एक मूल्यवान योगदान है। जनरल फतेह ने भी सहमति जताई। ठीक है, फिर सभी लोग अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ें। जनरल बालक और जनरल फतेह की बात सुनकर जनरल रिया ने सहमति में सिर हिलाया। अब चूंकि मुख्य लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे अब सेना की गतिविधियों को निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं थी। बिखरे हुए अवशेषों को खत्म करना तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं के लिए बच्चों का खेल था। हाँ, जनरल रिया। जनरल रिया के शब्द सुनकर सेना के कमांडरों ने एक स्वर में जवाब दिया। इसके साथ ही प्रत्येक सेना के कमांडरों ने शेष अंधकार दानव वंश के सैनिकों का पीछा करने और उन्हें खत्म करने के लिए अपनी सेना का सभी दिशाओं में नेतृत्व किया। अंधकार रसातल, एला और दुर्मद अंधकार दानव वंश के बचे खुचे सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मुश्किल से बच निकले। हालांकि वे अंततः बच गए, लेकिन भागने के दौरान उन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप के शक्तिशाली लोगों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिससे एला और दुर्मद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सौभाग्य से उनकी असाधारण प्रतिभा, दोनों अपने कबीले के अद्वितीय मार्शल आर्ट्स के धनी थे, ने अंधकार दानव वंश की स्वाभाविक रूप से दुर्जय शारीरिक रक्षा के साथ मिलकर उन्हें अपनी जान बचाकर भागने की अनुमति दी। अन्यथा वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मारे गए होते। उस खतरनाक युद्ध को याद करते हुए एला और दुर्मद अभी भी खौफ महसूस कर रहे थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत सच में भयानक थी। उनकी ताकत भैरव, महाकाल और अंधक कबीलों के वर्णन से कहीं अधिक थी। उनकी असली ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अब उस खौफनाक हमले और भयंकर तूफानी प्रहार को याद करते हुए एला और दुर्मद को गहरा डर महसूस हो रहा था। यद्यपि उनकी हार विनाशकारी थी, एला और दुर्मद अभी भी नहीं जानते थे कि शक्ति सिंधु महाद्वीप ने कितने शक्तिशाली लोगों या कितनी बड़ी सेना को संगठित किया था। वे शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत के इतने बड़े पैमाने से पूरी तरह से चकित थे। उन्हें लगा कि हार अकथनीय थी और अब भी वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कैसे हार गए। वे बस इतना जानते थे कि तीनों सेनाओं के बीचों बीच उन तीन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमलों के अचानक फूट पड़ने के बाद दुश्मन अचानक उनकी सेनाओं के चारों ओर सभी दिशाओं से आ गए। दुश्मनों की भारी संख्या उनसे कई गुना अधिक लग रही थी। उस पल वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे और उसके बाद भगदड़ मच गई। शुरू से अंत तक वे कोई प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। कोई भी वास्तव में शक्तिशाली युद्ध व्यूह स्थापित करना तो दूर की बात थी। केवल जब उनकी सेनाएं मजबूत युद्ध व्यूह में संगठित होती हैं तो वे अपनी दुर्जय युद्ध शक्ति को उजागर कर सकते हैं। इन व्यूहों के बिना सबसे बड़ी सेना भी भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं है, जो सच्चे पावर हाउस के सामने एक तरफा कत्लेआम के लिए किस्मत में है। समय बीतने के साथ भागने वाले सैनिक धीरे धीरे अंधकार रसातल में वापस आ गए। एला और दुर्मद ने जल्दी से बची हुई सेना का जायजा लेना शुरू कर दिया। जायजा लेने के बाद एला और दुर्मद के दिल बैठ गए। इस बार उनका नुकसान बहुत भारी था, बहुत ही भारी।
1 करोड़ दिव्य विकास लोक के सैनिकों में से 30 लाख से भी कम भागने में सफल रहे। एक ही लड़ाई में उन्होंने सीधे तौर पर 70 लाख से अधिक दिव्य विकास लोक के सैनिकों को खो दिया था। रूपांतरण लोक के जनरलों का नुकसान उतना ही विनाशकारी था। 1500 प्रथम विपत्ति लोक के जनरलों में से 500 से भी कम बच निकले। 2/3 से अधिक मारे जा चुके थे। 300 से अधिक द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं में से 100 से भी कम बचे, जिसका अर्थ है कि 2/3 से अधिक मारे गए। जितना अधिक एला और दुर्मद ने नुकसान का जायजा लिया, उनके दिल उतने ही ठंडे होते गए। इतने भारी नुकसान ने उन्हें निराशा से भर दिया। वे इस परिणाम के साथ अपने कबीले के प्रमुखों का सामना कैसे कर पाएंगे। दूसरी तरफ एल्डर मकराक्ष भी भैरव कबीले की शेष सेना का जायजा ले रहा था। एक विस्तृत गणना के बाद एल्डर मकराक्ष का दिल भी ठंडा हो गया। भैरव कबीले को भी इस महान युद्ध में भारी नुकसान हुआ था। 17 द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों में से केवल 7 ही बच पाए थे। यहां तक कि भद्रिका भी युद्ध के मैदान में मर चुकी थी। जहां तक शेष प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की बात है, उनकी संख्या दयनीय रूप से कम थी, केवल 5 बचे थे। शेष द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों से भी कम। यहां तक कि भैरव कबीले का उभरता हुआ सितारा असुरसाम भी वापस नहीं लौटा था। दिव्य विकास लोक की सेना की बात करें तो 10,000 से भी कम बचे थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के साथ पिछली कई लड़ाइयों के बाद 6 कबीलों भैरव कबीला, महाकाल कबीला और अंधक कबीला को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था। साथ ही उनके प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव और दिव्य विकास लोक की सेना भी इस नवीनतम युद्ध के परिणाम स्वरूप और भी अधिक गंभीर नुकसान हुआ, जिससे उनके संसाधन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए। सौभाग्य से इन 6 कबीलों ने अभियान की शुरुआत से ही भागने की योजना बनाई थी, इसलिए वे हमले की शुरुआत में ही जल्दी से भाग निकले। यही कारण है कि उनकी हताहतों की दर अन्य 30 विषम कबीलों की तुलना में बहुत कम थी। वरना यदि उनकी हताहतों की दर उन 30 विषम कबीलों के समान ही होती तो उनकी नियति और भी दुखद होती। एल्डर मकराक्ष, तुम्हारे भैरव कबीले की क्या स्थिति है। ठीक जब एल्डर मकराक्ष अपने भैरव कबीले को हुए भारी नुकसान के बारे में भारी मन महसूस कर रहा था, महाकाल कबीले का द्वितीय विपत्ति लोक का कमांडर असुर जालिम दौड़ कर आया और उससे पूछा, यह भयानक है। हमारे भैरव कबीले में इस बार केवल 7 द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ वापस आए हैं और केवल 5 प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव, यहां तक कि असुर सांप भी वापस नहीं लौटा। एल्डर मकराक्ष ने गंभीरता से कहा, क्या असुर सांप भी वापस नहीं लौटा। असुर जालिम दंग रह गया। अगर असुर सांप भी वापस नहीं लौटा तो उनका नुकसान विनाशकारी होगा। असुर सांप शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आने वाले अंधकार दानवों के पहले समूह में से था और वह वहां की स्थिति से सबसे अधिक परिचित था। असुर सांप के बिना चीजें काफी परेशानी भरी होंगी। सही बात है, असुर सांप इस बार भी वापस नहीं लौटा। एल्डर मकराक्ष ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे महाकाल कबीले की क्या स्थिति है। यह भयानक है, तुम्हारे भैरव कबीले से भी बदतर। हमारे पास इस बार केवल 6 द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ वापस आए हैं और केवल 3 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ। यहां तक कि सेनापति बद्रिक भी युद्ध में मारा गया। असुर जालिम ने आह भरी, क्या सेनापति बद्रिक भी युद्ध में मारा गया। एल्डर मकराक्ष भी हैरान रह गया। अगर सेनापति बद्रिक भी युद्ध में मारा गया था तो यह खबर वास्तव में भयानक थी। यद्यपि सेनापति बद्रिक असुर सांप की तरह शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आने वाले शुरुआती अंधकार दानवों में से नहीं था, लेकिन उसने कम से कम पिछले महान युद्ध का अनुभव किया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर काफी समय बिताया था और इन अंधकार दानवों की तुलना में जो नए थे उसे वहां की बहुत गहरी समझ थी। एक के बाद एक 2 दिग्गजों को खोना शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उनकी भविष्य की स्थिति के लिए बेहद हानिकारक होगा। चलो जल्दी चलें और अंधक कबीले से पूछें कि वे कैसे हैं। एल्डर मकराक्ष ने झटपट कहा। तुरंत एल्डर मकराक्ष और असुर जालिम स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए अंधक कबीले सहित अन्य 4 कबीलों के अंधकार दानवों को खोजने गए। कुछ पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि अन्य 4 कबीले उनके अपने कबीलों भैरव और महाकाल से भी बदतर स्थिति में थे। शुरुआत में गठबंधन बनाने वाले 6 कबीलों में से भैरव और महाकाल सबसे मजबूत थे। अगर ये दोनों कबीले भी ऐसी स्थिति में थे तो बाकी कबीलों के भाग्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंधक नदी सहित अन्य 4 कबीलों में अधिकांश द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की संख्या केवल 3 या 4 रह गई थी और प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की संख्या केवल 1 या 2 रह गई थी। 2 कबीलों में उनके सभी प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों का सफाया हो चुका था। जहां तक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों की बात है, जिन्होंने पिछली लड़ाई में भाग लिया था, वे सभी मर चुके थे। यह देखकर एल्डर मकराक्ष और असुर जालिम चुप हो गए। इस लड़ाई में नुकसान उनकी कल्पना से कहीं अधिक विनाशकारी था। अब पिछले युद्ध में भाग लेने वाले अंधकार दानव मूल रूप से सभी मर चुके हैं, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति को समझने में उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। हालांकि उन्होंने पहले असुर सांप और अन्य से शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में जाना था, लेकिन यह केवल सुनी सुनाई बात थी और वे व्यक्तिगत रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप में नहीं आए थे। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अंधकार रसातल के बाहर। विराट, तुम क्यों रुक गए। माया ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ओर देखा और उलझन भरे भाव से पूछा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम बस अंधकार रसातल पर हमला करें और इन अंधकार दानव वंश के कचरों को पूरी तरह से मिटा दें। तुमने हमें क्यों रोका। हालांकि अंधकार रसातल को अंधकार दानव वंश द्वारा मजबूत किया गया था और इसकी व्यूह रक्षा अत्यंत मजबूत थी। उनके तलवार संप्रदाय की ताकत अब पहले की तुलना में बहुत अलग थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे अंधकार रसातल की रक्षा को पूरी तरह से तोड़ सकते थे और उसमें प्रवेश कर सकते थे। रहने दो, चलो इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। विराट ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपनी वर्तमान ताकत के साथ हम अंधकार रसातल की रक्षा को जबरन तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें किनारे तक धकेलते हैं और हताश लड़ाई के लिए मजबूर करते हैं तो हमें भी काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने पहले ही इस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, इसलिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने इस लड़ाई में अधिकांश अंधकार दानव सेना का सफाया कर दिया था, फिर भी शेष अंधकार दानव बलों की संख्या 20 लाख से अधिक होने का अनुमान है। 20 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिक यदि अंधकार रसातल के रक्षात्मक व्यूह पर मजबूती से टिके रहते तो एक दुर्जय युद्ध शक्ति को उजागर करते। उन्होंने पहले इन अंधकार दानव सैनिकों को इसलिए खदेड़ दिया था क्योंकि उन्होंने उन्हें उस समय पकड़ा था जब वे तैयार नहीं थे, जिससे वे कोई प्रभावी प्रतिरोध आयोजित नहीं कर पाए। एक बार जब वे युद्ध व्यूह बना लेते तो उनकी लड़ने की शक्ति भयानक होती। विराट ने अंधकार दानव वंश से कई बार लड़ाई लड़ी थी और अंधकार दानव सेना की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुका था। अगर अंधकार दानव सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति इतना लापरवाह नहीं होता और अपने दुश्मन को कम नहीं आंकता तो अपनी योजना को हासिल करना आसान नहीं होता। यदि अंधकार दानव सेना ने मार्च के दौरान एक सख्त युद्ध व्यूह बनाए रखा होता तो भले ही वह उन 20 विषम महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज को सफलतापूर्वक विस्फोट कर देता, लेकिन महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता। हालांकि एला, दुर्मद और चंड ने शक्ति सिंधु महाद्वीप को कम आंका, मार्च के दौरान रक्षा से ज्यादा गति को प्राथमिकता दी। इसने उसे उन 20 विषम महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज की विनाशकारी शक्ति को उजागर करने की अनुमति दी, जिससे अंधकार दानव सेना को तुरंत भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहला कदम सफलतापूर्वक उठाए जाने के कारण ही इतना भारी नुकसान हुआ, जिससे
जिससे अंधकार दानव सेना में अव्यवस्था फैल गई। उनका पहले से ढीला युद्ध व्यूह पूरी तरह से नष्ट हो गया था और इसी वजह से विराट अपने दूसरे कदम की योजना को लागू कर सका। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जब अंधकार दानव सेना महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज के शुरुआती झटके से उबरने की कोशिश कर रही थी, विराट का असली रूप अंतरिक्ष को चीरते हुए हवा से दुर्मत के नेतृत्व वाली दूसरी अंधकार दानव सेना के भीतर प्रकट हुआ। उसने उस सेना पर एक विशाल और विनाशकारी हमला करते हुए दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह को उजागर कर दिया। हमलों की इन दो लगातार लहरों ने अंधकार दानव सेना के व्यूह को पूरी तरह से बाधित कर दिया और उन्हें अराजकता में धकेल दिया। इस बीच उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने चंड की सेना पर हमला करने के अवसर का लाभ उठाया और उनके कमांडर को तुरंत खत्म कर दिया। तीन चरणीय योजना के सफल निष्पादन ने तीनों अंधकार दानव सेनाओं को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शार्दुल, नन्ही नीली चिड़िया, विशाल कछुआ, चंपा, आयु और हिमशिखा सहित विशेषज्ञों का एक समूह तेजी से पहुंचा। इन विशेषज्ञों के तेजी से आने से अंधकार दानव सेना में अव्यवस्था फैल गई, जिससे वे अपने युद्ध व्यूहों को व्यवस्थित करने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। बाद में उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य रूपांतरण लोक के विशेषज्ञों ने 6 दिव्य पंख तलवार व्यूहों का नेतृत्व किया और बाद में अंधकार दानव सेना को भेद दिया और उन्हें पूरी तरह से विभाजित कर दिया। अंतिम 16 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिकों का आगमन अंधकार दानव सेना के लिए आखिरी झटका था, जिससे वे पूरी तरह और अंततः हार गए। वे अब युद्ध व्यूह नहीं बना सके और भगदड़ में बिखर गए। यह जीत पूरी तरह से सावधानीपूर्वक योजना और रणनीति के माध्यम से हासिल की गई थी। अन्यथा तलवार संप्रदाय की ताकत काफी बढ़ जाने के बावजूद इतनी शक्तिशाली अंधकार दानव सेना के साथ सीधा टकराव करने पर बहुत भारी नुकसान होता। इतनी आसान जीत संभव नहीं होती। अब अंधकार दानव वंश के बचे हुए लोग पूरी तरह से अंधकार रसातल में पीछे हट चुके हैं। अंधकार रसातल के रक्षात्मक व्यूह पर भरोसा करते हुए अंधकार दानव सेना द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूहों के साथ शेष 20 लाख से अधिक अंधकार दानव सेनाएं अभी भी दुर्जय युद्ध शक्ति को उजागर कर सकती हैं। इस बचे हुए बल को पूरी तरह से नष्ट करना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाई के पहले ही इतने अच्छे परिणाम मिल चुके हैं। इसलिए अब और अनावश्यक बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। तलवार संप्रदाय के विकास की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। समय पूरी तरह से उनके पक्ष में है। अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए तलवार संप्रदाय को पर्याप्त समय दिया जाए तो अंधकार दानव वंश के इस शेष बल को मिटाना बहुत आसान होगा और इसके लिए बहुत कम बलिदान की आवश्यकता होगी। वर्तमान में तलवार संप्रदाय पूर्ण रूप से लाभ की स्थिति में है और विराट को कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा इस विचार के अलावा विराट की एक और मुख्य चिंता थी। वह यह था कि अंधकार रसातल को बनाए रखकर वह इसके भीतर के अंधकार दानवों का उपयोग कंटक महाद्वीप पर अंधकार दानवों की गतिविधियों के बारे में सूचित रहने के लिए कर सकता था। जब से उसे पता चला था कि उनके दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा अंधकार दानव क्षेत्र से लगती है, विराट अंधकार दानवों के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा तिमिर मंडल से लगती थी, जो अंधकार दानवों का क्षेत्र था, और कंटक महाद्वीप तिमिर मंडल के भीतर उनके पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के सबसे करीबी महाद्वीपों में से एक था। तलवार संप्रदाय के निरंतर विकास के साथ देर सवेर तलवार संप्रदाय आधिकारिक तौर पर कंटक महाद्वीप पर 3 मध्यम आकार के कबीलों का सामना करेगा। इसलिए विराट कंटक महाद्वीप के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। यदि वह आज अंधकार रसातल की सुरक्षा को पूरी तरह से तोड़ देता है और कंटक महाद्वीप के लिए स्थानिक मार्ग को नष्ट कर देता है, तो उस क्षण से शक्ति सिंधु महाद्वीप और कंटक महाद्वीप के बीच संबंध पूरी तरह से टूट जाएगा। भविष्य में उसके लिए कंटक महाद्वीप की गतिविधियों और खबरों पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा। इससे कंटक महाद्वीप की अंधकार दानव सेना उनकी जानकारी के बिना शक्ति सिंधु महाद्वीप की बाहरी सीमा पर पहुंच सकती थी। अंधकार रसातल को जीवित रखने से कंटक महाद्वीप के अंधकार दानवों को शक्ति सिंधु महाद्वीप में सैनिकों की निरंतर आपूर्ति करने की अनुमति मिलेगी, जो कंटक की ताकत को खत्म करने के लिए एक अथाह गड्ढे के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा यह शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं को अंधकार दानवों द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में लगातार जागरूक रखेगा, उन्हें अपने प्रशिक्षण में डील देने से रोकेगा और उन्हें अपनी साधना जारी रखने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा तलवार संप्रदाय द्वारा स्थापित मुख्य अखाड़े में अंधकार दानव सेना के खिलाफ लड़ाई में तलवार संप्रदाय को पूर्ण लाभ हो सकता था और यह तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के लिए एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में भी काम कर सकता था। अंधकार रसातल को नष्ट करने से वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप को अधिक लाभ नहीं होगा और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंधकार रसातल को बनाए रखने से हालांकि कई लाभ होंगे, इसलिए विराट स्वाभाविक रूप से इस पर सीधा हमला नहीं करेगा। इसके अलावा विराट का एक और विचार था, भविष्य में कंटक महाद्वीप पर जवाबी हमला करने के लिए तलवार संप्रदाय के लिए एक मार्ग के रूप में अंधकार रसातल का उपयोग करना। यह सिर्फ एक अवास्तविक कल्पना नहीं थी, यह एक बहुत ही प्राप्त करने योग्य लक्ष्य था। हालांकि तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत कंटक महाद्वीप की तुलना में बहुत कम थी और यह केवल कंटक महाद्वीप के बार बार होने वाले हमलों से निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था। इसके विकास की वर्तमान दर को देखते हुए यह निश्चित था कि निकट भविष्य में तलवार संप्रदाय उस बिंदु तक विकसित होने में सक्षम होगा जहां वह कंटक महाद्वीप को टक्कर दे सके या उससे भी आगे निकल सके। उस समय अंधकार रसातल कंटक महाद्वीप द्वारा शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण करने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड नहीं रह जाएगा, बल्कि कंटक महाद्वीप के खिलाफ तलवार संप्रदाय के जवाबी हमले के लिए एक प्रवेश द्वार बन जाएगा। विराट के पास इन सभी के लिए अपने विचार और योजनाएं थीं। हालांकि उस छोटी मूर्ख माया को इन बातों के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह छोटी मूर्ख बहुत बेफिक्र थी। अगर वह उसे बता भी देता तो शायद उसे समझ नहीं आता और वैसे भी उसे इतनी जटिल चीजों के बारे में सोचना पसंद नहीं था। माया के व्यक्तित्व को देखते हुए वह केवल लड़ाई में एक भयंकर योद्धा बनकर मजा लेती है। दुश्मन को देखने पर वह बस सीधे हमला कर देती है। रणनीति बनाना और योजना बनाना कभी भी उसकी चाय का प्याला नहीं है। माया का मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा से रहा है, अगर वह सोचने से बच सकती है तो वह बिल्कुल नहीं सोचेगी। केवल जब उसे एक कोने में धकेल दिया जाता है या वह सीधे टकराव का सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रही होती है, तभी वह रणनीति पर विचार करेगी। दरअसल माया ने बिना सोचे समझे काम करने की यह आलसी आदत इसलिए नहीं विकसित की क्योंकि वह अक्षम थी। इसके विपरीत यह महिला अविश्वसनीय रूप से चतुर थी, वरना सप्तखड्ग अमर भवन में जिग्नेश और अन्य मार्शल कलाकारों को उसने इतनी बुरी तरह से मूर्ख नहीं बनाया होता। इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण वास्तव में विराट है। चूंकि विराट की बुद्धि और रणनीति बहुत ही उत्कृष्ट है, इसलिए माया को लगता है कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी विराट से आगे नहीं निकल सकती। इस लड़के के दिमाग में एक शरारती विचार भी उसके लिए दिनों तक सोचने के लिए पर्याप्त है। चूंकि ऐसा है तो इतना सोचने की जहमत क्यों उठाए, वह सोचना ही बंद कर सकती थी। विराट ने उसे जो भी करने के लिए कहा वह बस चार्ज करेगी और करेगी। बहुत ज्यादा सोचना न केवल मानसिक रूप से थकाऊ और थका देने वाला था, बल्कि व्यर्थ भी था। उसके विचार चाहे कितने भी शानदार क्यों न हो, विराट के विचारों की तुलना में वे नगण्य थे। समय के साथ इसने बिना सोचे समझे काम करने के माया के व्यक्तित्व को बढ़ावा दिया। चलो वापस चलते हैं, विराट ने हाथ हिलाया और सबसे कहा। इस बार विराट ने अंधकार रसातल की रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। सभी योद्धा और सेना अंधकार पर्वत क्षेत्र से हट गए और दानवनाशक नगर और अंधकार पर्वत के चारों ओर महाव्यूहों की दीवार पर लौट आए।
अंधकार पर्वत के चारों ओर महाव्यूहों की दीवार अब पूरी हो चुकी थी और विराट ने प्राचीन महाद्वीप के 108 प्राचीन पेड़ों और दिव्य पंख तलवार व्यूह को स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में जन्मजात दिव्य अस्त्रों का भी उपयोग किया था। महाव्यूहों की दीवार अब पूरी तरह से अभेद्य थी, यहां तक कि अगर शक्तिशाली अंधकार दानवों ने अचानक हमला कर भी दिया तो उनके लिए कम समय में महाव्यूहों की दीवार को भेदना मुश्किल होगा। इसलिए अंधकार दानवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अंधकार रसातल में किसी को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा हालांकि इस बार अंधकार दानवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी उनके पास 20 लाख से अधिक शेष सैनिक थे, जो एक बहुत शक्तिशाली बल था। इस जगह की रक्षा के लिए चाहे किसी को भी भेजा जाए, पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर ये अंधकार दानव सेनाएं अचानक अंधकार रसातल से बाहर आ गईं और रक्षकों को घेर लिया तो यह भयानक होगा। शार्दूल की वर्तमान ताकत के साथ भी एक बार जब यह दिव्य विकास लोक में 20 लाख से अधिक अंधकार दानवों से घिर जाएगा तो इसके लिए बचना मुश्किल होगा। अंधकार रसातल में एला ने पीछे हटती हुई मानव सेना को देखा और अंततः उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वह वास्तव में चिंतित थी कि ये मानव सेनाएं अंधकार रसातल पर हमला करना जारी रखेंगी। हालांकि अंधकार दानव सेना अंधकार रसातल में वापस भाग गई थी, अपने रक्षात्मक व्यूह पर भरोसा करते हुए। शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत बहुत ही अधिक थी। अगर दुश्मन ने पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू, सैनिक मौत के इस खूनी खेल में बहुत बड़ी कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे। अंततः वे चले गए। पास खड़े दुर्मद ने शक्ति सिंधु महाद्वीप की मानव सेना को पीछे हटते देख राहत की एक गहरी सांस ली। वह लगभग जमीन पर ही गिर पड़ा था। इस बार उसे जो झटका लगा था वह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दुर्मद, किसी को वापस भेजकर खबर देने की तैयारी करो। एला ने दुर्मद की ओर देखा, कुछ पल मौन रही और फिर कमजोर आवाज में बोली। हालांकि इस अभियान में भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस विनाशकारी परिणाम का मतलब था कि वापस लौटने पर उन्हें विभिन्न कबीलों के कठोर सवालों का सामना करना पड़ेगा और यहां तक कि उनके प्राण भी संकट में पड़ सकते थे। लेकिन चाहे वे परिणामों का सामना करें या न करें, वे इस वास्तविकता से भाग नहीं सकते थे। भले ही वे यहां छिप जाएं और वापस लौटने से इनकार कर दें, कबीले अंततः उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए लोगों को भेज ही देंगे। अब वापस लौटकर जिम्मेदारी लेने पर शायद उन्हें कुछ कम सजा मिले, लेकिन अगर उन्होंने वास्तविकता से भागने और रिपोर्ट देने में देरी करने का विकल्प चुना तो इसके परिणाम इतने भयंकर होंगे कि वे उन्हें सहन नहीं कर पाएंगे। जब तक कि वे कंटक महाद्वीप के स्थानिक मार्ग को नष्ट करके उन कबीलों के यहां आने की संभावना को ही खत्म न कर दें, वे मौत से नहीं बच सकते थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्य भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। उनके पास केवल एक ही रास्ता था, चुपचाप वापस लौटना और पूरी रिपोर्ट देना। ठीक है, दुर्मद यह सुनकर कुछ पल खामोश रहा और अंततः बेबसी से बोला। तुरंत ही उन दोनों ने स्थानिक मार्ग के जरिए कंटक महाद्वीप में अपने अपने अधीनस्थों को रिपोर्ट देने के लिए वापस भेज दिया। उनकी सेना के गुजरने के बाद यह स्थानिक मार्ग अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया था और अब केवल महाविपत्ति लोक से नीचे के अंधकार दानव ही इससे होकर गुजर सकते थे। इसलिए सूचना देने के लिए उन्होंने जिन 2 अधीनस्थों को वापस भेजा वे भी अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव ही थे। कंटक महाद्वीप भैरव कबीले में 30 से अधिक कबीलों के प्रमुख और एल्डर्स एक साथ एकत्र हुए थे। इस समय इन प्रमुखों और एल्डर्स के चेहरे बेहद गंभीर और भयानक थे। आखिर हुआ क्या है? सेना को गए अभी कुछ ही समय हुआ है, इतना भारी नुकसान कैसे हो सकता है? तप्त बालू कबीले के प्रमुख हताशन ने लाल आंखों से क्रोध में दहाड़ते हुए कहा। शक्ति सिंधु महाद्वीप से सेना के गुजरने के कुछ ही समय बाद उसे अपने कबीले में तैनात एल्डर्स से खबर मिली थी कि इस अभियान में भाग लेने वाले प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव सेनापतियों की जीवन पट्टिकाएं एक के बाद एक टूट रही थीं। एक दिन से भी कम समय में तप्त बालू कबीले ने अपने प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के 2/3 से अधिक अंधकार दानव सेनापतियों को खो दिया था। इस विनाशकारी नुकसान ने हताशन को लगभग पागल कर दिया था। मल्लाक्ष, आखिर क्या हुआ है? बेहतर होगा तुम इसका स्पष्टीकरण दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप में खेती का उच्चतम स्तर केवल प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा का है? बिना किसी द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा वाले शक्ति सिंधु महाद्वीप ने हमें इतना भारी नुकसान कैसे पहुंचाया? रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर ने मल्लाक्ष को घूरते हुए पागलों की तरह दहाड़ लगाई। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उनके रुधिर कबीले का नुकसान तप्त बालू कबीले से कम भयानक नहीं था। रुधिर कबीले के लंबे इतिहास में उन्होंने कभी इतना भयंकर आघात नहीं सहा था। उसने शुरुआत में सोचा था कि यह अभियान एक बेहद आसान लड़ाई होगी। शक्ति सिंधु महाद्वीप की सीमित ताकत को देखते हुए वे अपने 30 से अधिक कबीलों के शक्तिशाली गठबंधन के साथ इसे आसानी से रौंद सकते थे। लेकिन उसे यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि सेना के निकलते ही उसे कबीले के एल्डर्स से लगातार संदेश मिलने लगे कि युद्ध में भाग लेने वाले प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के सेनापतियों की जीवन पट्टिकाएं एक के बाद एक टूट रही हैं। आह, मेरा चंड भी मारा गया। नव सरोवर कबीले के प्रमुख रौद्री ने आसमान की ओर देखकर पागलों की तरह दहाड़ मारी। वह आगे बढ़ा। उसने मल्लाक्ष का कॉलर पकड़ा और खून से लाल आंखों और भयानक चेहरे के साथ दहाड़ा। मल्लाक्ष, क्या तुमने शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के साथ साठगांठ की है? क्या तुमने जानबूझकर हमारे लिए जाल बिछाया था? लानत है तुम पर। अगर तुमने आज स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। इस अभियान में शामिल सभी कबीलों में से नव सरोवर कबीले को सबसे भयानक नुकसान उठाना पड़ा था। न केवल नव सरोवर कबीले ने सभी कबीलों में सबसे अधिक प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव सेनापतियों को खोया था, बल्कि उसका बेटा चंड भी इस अभियान में मारा गया था। चंड उनके नव सरोवर कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली योद्धा था और वह उसका बेटा भी था। उसने इस बेटे से अनगिनत उम्मीदें लगा रखी थीं। उसने तो यहां तक योजना बना ली थी कि चंड नव सरोवर कबीले की बागडोर संभालेगा और प्रमुख के रूप में उसका पद प्राप्त करेगा। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं। इस समय रौद्री का क्रोध कल्पना से परे था। रौद्री, तुम आखिर क्या कर रहे हो? मल्लाक्ष ने रौद्री को धकेलते हुए भावहीन चेहरे के साथ कहा। मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के साथ साठगांठ कर रहा हूं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे भैरव कबीले को कितना विनाशकारी नुकसान हुआ है? इस अभियान में सिर्फ तुम्हारे नव सरोवर कबीले को ही भारी नुकसान नहीं हुआ है, मेरे भैरव कबीले का नुकसान भी तुम्हारे नुकसान से कम भयंकर नहीं है। मेरे भैरव कबीले के पास अब केवल 7 द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा और 5 प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा बचे हैं। इसके अलावा पिछली लड़ाइयों में मेरे भैरव कबीले की आरोहण लोक की सेना और दिव्य विकास लोक की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के हाथों मेरे भैरव कबीले ने अपनी नींव तक खो दी है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाने की? क्या तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है? मल्लाक्ष बोलते बोलते और अधिक उत्तेजित हो गया और अंततः उसने रौद्री की ओर उंगली उठाते हुए उसे बिना किसी लिहाज के कोसना शुरू कर दिया। लगातार युद्धों के बाद भैरव कबीले का लगभग पूरी तरह से सफाया हो चुका था, जिसके आरोहण लोक और दिव्य विकास लोक से लेकर महाविपत्ति लोक तक के विशेषज्ञ लगभग मिट चुके थे। भैरव कबीले का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो गया था। इस बिंदु पर मल्लाक्ष व्यावहारिक रूप से एक अकेला भेड़िया था। अब उसके पास खोने के लिए बचा ही क्या था? इसलिए हताशन बर्बर और रौद्री की लगातार फटकार का सामना करते हुए मल्लाक्ष आखिरकार इसे और सहन नहीं कर पाया और उसने सारी परवाह छोड़कर पलटवार करने का फैसला किया।
मल्लाक्ष की बातें सुनकर हताशन, बर्बर, रौद्री और अन्य कबीलों के प्रमुख खामोश हो गए। मल्लाक्ष के इस तीखे पलटवार से सबसे अधिक उत्तेजित रौद्री भी निशब्द रह गया। सच तो यह था कि तबाही के मामले में वहां मौजूद 30 से अधिक कबीलों में से कोई भी भैरव कबीले की तुलना नहीं कर सकता था। उनके कबीलों ने केवल अपने प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को खोया था। हालांकि नुकसान भारी था, लेकिन कम से कम उनके कबीलों का भविष्य अभी भी बाकी था। हालांकि भैरव कबीले ने आरोहण लोक और दिव्य विकास लोक से लेकर महाविपत्ति लोक तक के लगभग अपने सभी सदस्यों को खो दिया था। भैरव कबीले की वर्तमान स्थिति केवल भारी नुकसान सहने से कहीं अधिक बुरी थी। इसने अपने भविष्य के विकास की नींव को पूरी तरह से काट दिया था। यदि पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ कबीले की शीर्ष युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दिव्य विकास लोक और आरोहण लोक के अंधकार दानव इसकी रीढ़ और भविष्य के विकास की आशा है। आरोहण और दिव्य विकास लोक में अपने सदस्यों के बिना यह कबीला अब कबीला नहीं रह जाता। अन्य कबीलों द्वारा भैरव कबीले पर कब्जा किया जाना अब एक स्पष्ट वास्तविकता बन चुका था। क्या मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी थी कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों को कम मत आंकना? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? हाँ। मल्लाक्ष ने अंधकार दानव कबीलों के प्रमुखों हताशन, बर्बर, रौद्री और अन्य की ओर उंगली उठाते हुए दहाड़ कर कहा। लेकिन नतीजा क्या निकला? तुम घमंडी मूर्खों ने मेरी नेक नियत वाली चेतावनी का कैसा सिला दिया? मल्लाक्ष की बातें सुनकर प्रमुख हताशन, बर्बर, रौद्री और अन्य ने अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें याद आया कि सेना के रवाना होने से पहले मल्लाक्ष ने वास्तव में उन्हें सावधान रहने की बार बार चेतावनी दी थी। तुम मूर्ख लोग, तुमने न केवल मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, बल्कि एक कायर कहकर मेरा मजाक भी उड़ाया। मेरे भैरव कबीले को डरपोक कहा। तो अब बताओ, कायर कौन है, मैं या तुम घमंडी मूर्ख? एक बार जब मल्लाक्ष ने कोसना शुरू किया, तो उसने सारी मर्यादाएं त्याग दी। हताशन, बर्बर, रौद्री और अन्य कबीले के प्रमुखों पर उंगली उठाते हुए गालियों की झड़ी लगा दी। कबीले के प्रमुख, जो क्रोधित थे और लगभग पागल हो चुके थे, मल्लाक्ष की इस झड़ी से तुरंत अवाक रह गए। मल्लाक्ष के कुछ देर तक भड़ास निकालने के बाद महाकाल कबीले के प्रमुख फणींद्र ने अंततः मामले को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करते हुए कहा, अब एक दूसरे पर दोष मढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या था। हमारे गठबंधन की सेना को इतना भारी नुकसान क्यों हुआ? सच तो यह था कि फणींद्र भी हताशन, बर्बर, रौद्री और अन्य कबीलों के प्रमुखों से काफी नाराज था। न केवल इन प्रमुखों ने मल्लाक्ष का मजाक उड़ाया था, बल्कि उन्होंने फणींद्र का भी उपहास किया था। हालांकि उसकी ताकत मल्लाक्ष जितनी नहीं थी और उसमें हताशन, बर्बर और रौद्री जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का इस तरह बेधड़क अपमान करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार मल्लाक्ष, हताशन, बर्बर और रौद्री की तरह ही एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, जबकि फणींद्र केवल तृतीय विपत्ति लोक के शिखर पर था। हालांकि उसकी वर्तमान खेती चतुर्थ विपत्ति लोक से केवल एक बाल बराबर ही दूर थी, लेकिन यह छोटी सी दिखने वाली दूरी एक दुर्गम खाई की तरह थी। इसके अलावा भैरव कबीले के विपरीत उसके महाकाल कबीले ने आरोहण और दिव्य विकास लोक स्तरों पर अपनी दोनों पीढ़ियों के सभी सदस्यों को नहीं खोया था, जबकि महाकाल कबीले के प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के सदस्य लगभग पूरी तरह से मिट चुके थे और उसकी दिव्य विकास लोक की सेना को भी भारी नुकसान हुआ था। उसकी आरोहण लोक की सेना अभी भी सुरक्षित थी। आखिरकार महाकाल कबीले ने शुरुआत से ही अपनी आरोहण लोक की सेना को युद्ध में नहीं भेजा था। अधिक से अधिक उसने केवल अपनी दिव्य विकास लोक की सेना ही तैनात की थी। हालांकि महाकाल कबीले को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उसने भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। इसलिए अपने कबीले की खातिर फणींद्र ने इन कबीले के प्रमुखों को मल्लाक्ष की तरह बेधड़क होकर नाराज करने की हिम्मत नहीं की। यह सही है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम लोगों को शक्ति सिंधु महाद्वीप भेजकर इस मामले की गहन जांच करना और यह पता लगाना है कि वास्तव में क्या हुआ था। इस समय अंधक कबीले के प्रमुख दानिश ने भी बीच बचाव करते हुए कहा। फणींद्र और दानिश सहित अन्य अंधकार दानवों की मदद से हॉल का अजीब और तनावपूर्ण माहौल थोड़ा शांत हुआ। कबीले के प्रमुखों ने तुरंत स्थिति की जांच के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप में लोगों को भेजने पर चर्चा की। ठीक जब वे जांच के लिए किसी को भेजने ही वाले थे, एक अंधकार दानव बाहर से हॉल में दाखिल हुआ। प्रभुगण, लेडी एला और लेडी दुर्मद ने सूचना देने के लिए किसी को वापस भेजा है। हॉल में प्रवेश करते ही अंधकार दानव ने कबीले के प्रमुखों के सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्हें तुरंत अंदर आने दो, हताशन ने जल्दबाजी में कहा। जी मेरे प्रभु, अंधकार दानव ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और पीछे हट गया। फिर वह अर्धमहाविपत्ति लोक के दो अंधकार दानवों को हॉल में ले आया। प्रभुगणों को प्रणाम। हॉल में प्रवेश करते ही अर्धमहाविपत्ति लोक के दोनों अंधकार दानव तुरंत कबीले के प्रमुखों के सामने घुटनों के बल बैठ गए और अत्यंत सम्मान के साथ बोले, तुम दोनों जल्दी बताओ कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर क्या हुआ? हमारे गठबंधन की सेना को इतना भारी नुकसान क्यों हुआ? दोनों अंधकार दानवों को देखते ही हताशन चिल्लाया, जी हुजूर। अर्धमहाविपत्ति लोक के दोनों अंधकार दानवों ने तेजी से और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर उन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर जो कुछ हुआ था उसका संक्षिप्त विवरण दिया। उनके बोलने के बाद पूरे हॉल में कोलाहल मच गया। क्या तुमने क्या कहा? हमारे गठबंधन की सेना ने 70 लाख से अधिक सैनिकों को खो दिया। 70 लाख सैनिक? असंभव, बिल्कुल असंभव। एला और दुर्मद के साथ आखिर क्या हुआ? उन्हें इतना भारी नुकसान कैसे हो सकता है? उन्हें तुरंत वापस लाओ और उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमें रिपोर्ट करने को कहो। कबीले के प्रमुख सदमे और क्रोध में दहाड़ने लगे। उन्होंने सोचा था कि प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव सेनापतियों का नुकसान ही पहले से चिंताजनक था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य विकास लोक की सेना का नुकसान और भी अधिक विनाशकारी होगा। चूंकि दिव्य विकास लोक के सैनिक अपने कबीलों के भीतर जीवन पट्टिकाएं स्थापित करने के योग्य नहीं थे, इसलिए वे दिव्य विकास लोक की सेना के नुकसान की सीमा से अनजान थे। अब यह सुनकर कि दिव्य विकास लोक की सेना को महाविपत्ति लोक के सेनापतियों से भी अधिक नुकसान हुआ है, जिसमें 70 लाख से अधिक सैनिक मारे गए हैं, सभी कबीलों के प्रमुख आग बबूला हो उठे। हताशन, बर्बर और रौद्री सहित अन्य कबीलों के प्रमुख विशेष रूप से गंभीर दिख रहे थे। तुम सब तुरंत वापस जाओ और एला और दुर्मद को व्यक्तिगत रूप से वापस आकर रिपोर्ट करने को कहो। हताशन ने दोनों अंधकार दानवों पर चिल्लाते हुए कहा। जी जी। कबीले के प्रमुखों के क्रोध से पहले ही डर से कांप रहे दोनों अंधकार दानव हताशन की बातें सुनकर और अधिक देरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और तेजी से हॉल से बाहर निकल गए। चलो हम भी चलते हैं, हताशन ने अपना हाथ लहराते हुए कबीले के प्रमुखों को संबोधित किया। यदि एला और दुर्मद स्थानिक मार्ग से वापस लौटना चाहते हैं, तो उन्हें पहले इसे उस बिंदु तक स्थिर करना होगा जहां यह द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के गुजरने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। कबीले के प्रमुख स्थानिक मार्ग के पास लौट आए और उन्होंने एक बार फिर इसे स्थिर करने के लिए एक साथ काम किया, जिससे यह द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानव के लिए भी सुगम हो गया। शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में एला और दुर्मद ने अर्ध महाविपत्ति लोक के अपने दो अधीनस्थों का उत्तर सुना। कबीले के प्रमुखों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से लौटने और रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर एक कड़वी मुस्कान छा गई। वे नहीं जानते थे कि वापस लौटने पर उनका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन चूंकि कबीले के प्रमुखों ने आदेश दिया था, इसलिए वे इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। भले ही वे आगे आने वाली स्थिति का सामना नहीं करना चाहते थे, फिर भी उनके पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
स्थानिक मार्ग को एक बार फिर से स्थिर होता देख इतना मजबूत कि द्वितीय विपत्ति लोक का अंधकार दानव भी गुजर सके, एला और दुर्मद ने एक गहरी सांस ली। फिर वे स्थानिक मार्ग में चले गए और कंटक महाद्वीप लौट आए। यह देखकर मकराक्ष और जालिम भी तेजी से उनके पीछे कंटक महाद्वीप लौट गए। उन्हें चिंता थी कि वापस लौटने के बाद एला और दुर्मद तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, इसलिए वे उनकी बातें सुनने के लिए उनके साथ वापस जाने को मजबूर थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप। विराट और शक्ति सिंधु महाद्वीप के उच्च स्तरीय अधिकारियों का एक समूह इस लड़ाई के परिणामों की गणना कर रहा था। गणना करने के बाद विराट ने पाया कि उन्होंने द्वितीय विपत्ति लोक के कुल 235 विशेषज्ञों और प्रथम विपत्ति लोक के 1153 अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों को मार गिराया था। जहां तक दिव्य विकास लोक की अंधकार दानव सेना की सफाई की बात थी, वह संख्या अनगिनत थी। चूंकि युद्ध के दौरान दिव्य विकास लोक के कई अंधकार दानव चीथड़ों में उड़कर धूल में मिल गए थे और उनके कोई शव नहीं बचे थे, इसलिए विराट को दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव सैनिकों के सफाई की सटीक संख्या नहीं पता थी। हालांकि कुछ गणनाओं के बाद विराट लगभग एक आंकड़े पर पहुंचा कि इस बार नष्ट हुए दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव सैनिकों की संख्या निश्चित रूप से 70 लाख से अधिक थी। इतने शानदार परिणामों ने विराट और शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं को बेहद खुश कर दिया। विराट ने मारे गए द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के शवों का जायजा लिया। इनमें से लगभग 137 काफी अच्छी स्थिति में थे। प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानवों में से 356 काफी अच्छी स्थिति में थे। मारे गए 70 लाख से अधिक दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों में से 20 लाख से अधिक अच्छी स्थिति में थे। ये अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले अंधकार दानव शव पुतले बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री थे। विराट ने अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के शव एकत्र किए, जबकि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों के शव शार्दूल को उसके भोजन के रूप में दे दिए गए। जहां तक 20 लाख से अधिक अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव शवों की बात थी, विराट ने उन्हें गुरु ज्ञान और गरिमा के नेतृत्व वाली यंत्र व्यूह कार्यशाला को पुतला निर्माण के लिए सौंप दिया। गुरु ज्ञान और गरिमा की वर्तमान ताकत और ताबीज व्यूहों में उनकी निपुणता के साथ वे महाविपत्ति लोक से नीचे के अंधकार दानव वंश के पुतलों को परिष्कृत करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। दिव्य विकास लोक के स्तर पर इन अंधकार दानव वंश के सेना पुतलों को स्वाभाविक रूप से उनकी यंत्र व्यूह कार्यशाला द्वारा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी, न कि व्यक्तिगत रूप से विराट द्वारा। दिव्य विकास लोक में 20 लाख से अधिक अंधकार दानव वंश के सेना पुतलों को परिष्कृत करने में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 10 गुना समय त्वरण के बावजूद न जाने कितना समय लगेगा। पहला कारण, उसके पास इतना समय और ऊर्जा नहीं है, और दूसरा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य विकास लोक में अंधकार दानव वंश की सेना के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शव शार्दूल को भोजन के रूप में दे दिए गए। आखिरकार ये अंधकार दानव शव सुरक्षित होने पर पुतले बनाने के काम आने के अलावा किसी और काम के नहीं थे। उन्हें ऐसे ही छोड़ देना शक्ति सिंधु महाद्वीप को ही प्रदूषित करेगा। शार्दूल को उन्हें निगलने देना सबसे अच्छा उपाय था। अंधकार दानवों के शवों का पहाड़ देखकर शार्दूल फूला नहीं समा रहा था। इतने सारे शवों के साथ उसके पास तृतीय विपत्ति लोक तक खेती करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक ऊर्जा थी। इसके अलावा इतने सारे शवों को निगलने से उसे अंधकार दानवों के कौशल को और अधिक पूर्ण रूप से विरासत में प्राप्त करने का मौका मिलेगा। शार्दूल के पास वह जो कुछ भी निगलता था, उसकी रक्त रेखा के कौशल को विरासत में प्राप्त करने का अवसर होता था। शवों से अंधकार दानवों के कौशल के एक बड़े हिस्से को पहले ही अवशोषित करने के बाद अब वह किसी भी समय अंधकार दानवों की अद्वितीय काली दानव ढाल का उपयोग कर सकता था। इसकी काली दानव ढाल की रक्षात्मक शक्ति उसी स्तर के अंधकार दानव से कम नहीं थी, और शायद उससे भी अधिक थी। यह रक्षात्मक शक्ति इसके स्वयं के शक्तिशाली शरीर के साथ मिलकर इसकी शारीरिक रक्षा को एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचा देती थी। यदि यह काली दानव ढाल के स्तर को और उन्नत कर सके तो इसकी शारीरिक रक्षा कुर्मा को भी टक्कर दे सकती थी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में वर्तमान में सबसे मजबूत रक्षा विशाल कछुए की है। यहां तक कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल भी इसकी तुलना में फीके पड़ जाते हैं। विशाल कछुए की रक्षा सचमुच राक्षसी है। भले ही विशाल कछुआ शांत खड़ा रहे और विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल को हमला करने दे, फिर भी उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और इसकी रक्षा को मुश्किल से भेदने के लिए 10 से अधिक वार करने पड़ेंगे। हालांकि युद्ध शक्ति के मामले में विशाल कछुआ विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल से काफी पीछे है, लेकिन इसकी अतुलनीय रूप से मजबूत रक्षा इसे लगभग अजेय बना देती है। बेशक यह सामान्य अभ्यास स्थितियों के तहत है। यदि दोनों पक्ष जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हों और विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करें, तो वे विशाल कछुए को हरा सकते हैं या मार भी सकते हैं। वर्तमान में शक्ति सिंधु महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली युद्ध बल अभी भी विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार और शार्दूल ही है। यह भी दर्शाता है कि विशाल कछुए की रक्षात्मक क्षमताएं कितनी भयानक हैं। यदि शार्दूल के पास इतनी अविश्वसनीय रक्षा हो तो वह व्यावहारिक रूप से एक पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी चुनौती दे सकता है। इस लड़ाई में विराट ने न केवल महाविपत्ति लोक में अंधकार दानवों के शवों की एक बड़ी संख्या हासिल की, बल्कि दानव कलाकृतियों की एक विशाल मात्रा भी प्राप्त की। ये कलाकृतियां अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थीं। यदि अनंत परम मीनार उन्हें निगल ले तो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संभवतः प्राचीन महाद्वीप से कई हजार विशाल वृक्षों को उगाने के लिए पर्याप्त होगी, जिनमें से प्रत्येक 10 लाख फीट लंबा होगा। जिस बात ने विराट को सबसे अधिक प्रसन्न किया वह यह थी कि इतने भारी लाभ के बावजूद शक्ति सिंधु महाद्वीप को हुआ नुकसान नगण्य था। क्योंकि विराट ने शुरुआत से ही उनके व्यूह को भंग कर दिया था, इसलिए अंधकार दानव सेना कोई प्रभावी प्रतिरोध करने में असमर्थ रही। इसलिए यह लड़ाई अनिवार्य रूप से एक तरफा नरसंहार था। शक्ति सिंधु महाद्वीप ने इस लड़ाई में एक भी महाविपत्ति लोक के योद्धा को नहीं खोया, और यहां तक कि दिव्य विकास लोक के योद्धाओं में भी नुकसान 1000 से अधिक नहीं हुआ। इतनी कम कीमत और इतने बड़े परिणाम के साथ इस लड़ाई को वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक शानदार जीत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अत्यंत प्रसन्न होकर विराट ने तुरंत दक्षिणी महाद्वीप में एक भव्य विजय दावत का आयोजन किया, जिसमें शक्ति सिंधु और शून्य समाधि महाद्वीपों के योद्धाओं के साथ जश्न मनाने के लिए अनगिनत कीमती प्राकृतिक खजाने पेश किए गए। दावत में परोसे गए तृतीय संस्करण नागदंत चावल, प्राचीन दिव्यधारा मदिरा, प्राचीन महाद्वीप की विशाल मछलियां और प्राचीन महाद्वीप के आड़ू ही एक खगोलीय संपत्ति के बराबर थे। इन अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक खजानों को देखकर चाहे वह शक्ति सिंधु महाद्वीप से उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और अन्य योद्धा हों, या शून्य समाधि महाद्वीप से एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण, एल्डर सावित्री, गिरीश, गंगा, सुधा और अन्य योद्धा हों, उनकी आंखें चमक उठी।
वे इन प्राकृतिक खजानों की कीमती प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इन संसाधनों के साथ खेती करते समय वे बहुत अधिक उपभोग करने से कतराते थे, क्योंकि कीमत बहुत अधिक थी। यदि वे अपने संसाधनों को लापरवाही से बर्बाद करते हैं, तो सबसे अधिक जमा किए गए युद्ध गुण भी उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अब ये कीमती संसाधन, जिन्हें वे आमतौर पर खाने की हिम्मत नहीं करते थे, उनके सामने एक छोटे से पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे, तो भला उनके दिलों में लालसा कैसे न जागती। इस समय किसी को भी अपनी छवि की परवाह नहीं थी। वे मेज पर रखे विभिन्न खजानों को झपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे और पूरे मजे से खा रहे थे। यदि वे अपना पेट भर लें, तो न जाने वे कितने युद्ध गुण बचा लेंगे। अरे हिमशिखा, वैदेही, दामिनी, तुम औरतों क्या मजाक कर रही हो? ये शार्दुल का है, ये शार्दुल की मेज है। तुम शार्दुल की मेज पर नहीं हो, तुम शार्दुल का खाना क्यों चुरा रही हो? शार्दुल ने हिमशिखा, वैदेही, दामिनी और अन्य महिलाओं को अपनी मेज से खाना छीनते हुए देखकर क्रोधित होकर चिल्लाया, मूर्ख बाघ, अगर हम तुम्हारा थोड़ा सा खाना खा लें तो क्या हर्ज है? हमारी मेज पहले ही खाली हो चुकी है, इसलिए हम बस तुम्हारे यहाँ मुफ्त की दावत उड़ा रहे हैं। वैदेही ने शार्दुल को घूरते हुए कहा। उनकी मेज पर जैसे ही सभी फल और व्यंजन परोसे गए, हिमशिखा के निर्देश पर सब कुछ बांट लिया गया था। खजाने और संसाधनों को बांटने के बाद उनकी मेज के सभी लोग शार्दुल, एल्डर दुष्यंत, बलराम, यश और गुरु भूपति की मेज से खाना छीनने के लिए दौड़ पड़े। बेशक शार्दुल, एल्डर दुष्यंत, बलराम, यश और गुरु भूपति जैसे इतने सारे लोगों के सामने वे बहुत आगे नहीं बढ़े। अपनी मेज के विपरीत उन्होंने खाना अपनी जेबों में नहीं भरा, इसके बजाय उन्होंने जितना हो सके उतना खाया। वे लंबे समय से इस मूर्ख बाघ को नापसंद करते थे, लेकिन वे इसे लड़ाई में नहीं हरा सकते थे, इसलिए वे केवल इसका खाना चुरा कर ही बदला ले सकते थे। वैसे भी इस मूर्ख बाघ के पास बहुत सारे युद्ध गुण थे, इसलिए ये थोड़े से संसाधन उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने न केवल शार्दुल से चुराया, बल्कि एल्डर दुष्यंत, बलराम, यश, गुरु भूपति और अन्य लोगों से भी चुराया। ये लोग मूल रूप से मूर्ख बाघ के चेले हैं। वे आमतौर पर मूर्ख बाघ के साथ अच्छा खाते पीते हैं और उन्हें खेती के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्हें थोड़ा सा लूटने में क्या हर्ज है? बेशक हिमशिखा, वैदेही और अन्य लोगों ने यह सिर्फ शार्दुल की मेज के साथ किया। वे दूसरों के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और इसके अलावा दूसरे लोग शार्दुल जितने अमीर नहीं थे, इसलिए वे उनके साथ ऐसा नहीं कर सके। केवल शार्दुल को निशाना बनाते समय ही वे बिना किसी अपराध बोध के ऐसा कर सकते थे। क्या सब खत्म हो गया? शार्दुल भौचक्का रह गया। उसने मुड़कर हिमशिखा की मेज की ओर देखा और पाया कि मेज, जो विभिन्न फलों और व्यंजनों से भरी हुई थी, वास्तव में पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। पूरी मेज इतनी साफ थी जैसे उसे चाटकर साफ किया गया हो। यह देखकर शार्दुल तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। इन औरतों ने जरूर सब कुछ अपनी जेबों में भर लिया होगा, वरना वे अपने खेती के स्तर के साथ इतनी जल्दी कैसे खा सकती थीं? यह जानना महत्वपूर्ण है कि इनमें से प्रत्येक व्यंजन में ऊर्जा की एक विशाल मात्रा होती है। यहां तक कि हिमशिखा जैसा रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ भी इतने कम समय में इतना अधिक उपभोग नहीं कर सकता। तुम जानबूझकर मेरे साथ चालबाजी कर रही हो, शार्दुल ने हिमशिखा, वैदेही और अन्य लोगों को घूरते हुए क्रोधित होकर चिल्लाया। मूर्ख बाघ, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे साथ चालबाजी कर रही हूं? वैदेही ने उसकी ओर देखते हुए अहंकार से कहा। वैदेही की बातें सुनकर शार्दुल झिझक गया। वह एक सम्मानित पुरुष इतने सारे लोगों के सामने एक साधारण महिला पर हमला नहीं कर सकता था। इसके अलावा हर कोई विजय दावत का आनंद ले रहा था। इस माहौल में हमला करना उनका मजाक किरकिरा कर देगा। इसके अलावा एक रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ के रूप में जो 9 आकाशीय बिजली की मार झेल चुका था, वह एक साधारण अर्ध रूपांतरण लोक की महिला पर हमला करके अपनी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा। वह इस स्तर तक नहीं गिरेगा। पहले जब वैदेही का खेती का स्तर उसके स्तर से अधिक था, तो वह उससे लड़ता था, लेकिन अब वैदेही का खेती का स्तर उसके स्तर से कम था और वह अभी भी उससे लड़ रहा था। क्या यह स्पष्ट रूप से धौंस जमाना नहीं था? उसका, शार्दुल का, अपना एक रुतबा और सम्मान था। वह कमजोरों को सताने जैसा काम कैसे कर सकता था? असहाय होकर शार्दुल अपने बगल में बैठे एल्डर दुष्यंत की ओर मुड़ा और बोला, बूढ़े दुष्यंत, जाओ और अपनी शिष्या को काबू में करो, वह हमें परेशान कर रही है। खैर शार्दुल जी, मेरी शिष्या ज्यादा नहीं खा सकती, उसे थोड़ा खाने दीजिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बूढ़े दुष्यंत ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। जब से वह शार्दुल का चेला बना था, वैदेही को लगा कि उसने उसे शर्मिंदा किया है और खुले तौर पर उसे अपने गुरु के रूप में अस्वीकार कर दिया था। यह पहले से ही एक एहसान था कि वह उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रही थी। वह आगे आकर हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बूढ़े दुष्यंत, तुम कैसे गुरु हो? यह बहुत ही दयनीय है। एल्डर दुष्यंत की बातें सुनकर शार्दुल ने घृणा भरे भाव से कहा। मूर्ख बाघ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो। तुम मेरे गुरु को इस तरह कैसे परेशान कर सकते हो? शार्दुल की बातें सुनकर वैदेही ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। हालांकि वह एल्डर दुष्यंत के कार्यों से असंतुष्ट थी, लेकिन वह अपने गुरु को परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। हालांकि उसने कहा था कि वह अब एल्डर दुष्यंत को अपना गुरु नहीं मानेगी, लेकिन उसके दिल में एल्डर दुष्यंत हमेशा उसके गुरु रहेंगे। शिष्या, शांत हो जाओ। शार्दुल जी का अभी कही गई बात से कोई मतलब नहीं था। शार्दुल जी मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं, वे मुझे कैसे परेशान कर सकते हैं? दोनों को टकराने वाला देख एल्डर दुष्यंत तेजी से मामले को शांत करने के लिए आगे आए। बूढ़े दुष्यंत, रास्ते से हट जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वैदेही ने ठंडी आवाज में कहा। अरे यहाँ तो बहुत रौनक है, मैं भी शामिल होंगी। ठीक जब शार्दुल और वैदेही गतिरोध पर थे, एक आवाज गूंजी। आवाज सुनकर सबने मुड़कर देखा तो पाया कि नीलिमा और माया उनकी ओर आ रही थीं। उनके पीछे मोहिनी और लोमड़ी कबीले की कई लड़कियां थीं। मूर्ख चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शार्दुल ने नीलिमा की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। मेरे यहाँ आने से तुम्हें क्या परेशानी है? ये तुम्हारा काम नहीं है। नीलिमा ने नाक सिकोड़ी। इसके साथ ही वह उड़कर शार्दुल के पास गई और उसके सामने से भुनी हुई मछली का एक बड़ा कटोरा उठाकर खाने लगी। मछली खाते समय उसने शार्दुल के सामने से प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक जग भी पकड़ा और कई घूंट पी गई। छोटी माया, खाओ, शर्माओ मत। इतना ही नहीं, नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं का एक बड़ा कटोरा पकड़कर माया की ओर उछाल दिया। प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं के बड़े कटोरे में सब कुछ काट कर रखा गया था। प्राचीन महाद्वीप के आड़ू बहुत विशाल होते हैं, किसी एक पूरे आड़ू को मेज पर रखना असंभव है। इस दावत में भुनी हुई मछली, आड़ू, नागदंत चावल और विभिन्न अन्य दुर्लभ और कीमती सामग्रियां सभी पहले से तैयार की गई थीं और फिर कटोरों में परोसी गई थीं। माया ने नीलिमा द्वारा उछाले गए प्राचीन महाद्वीप के आड़ुओं का कटोरा पकड़ लिया और स्वाभाविक रूप से शार्दुल के साथ कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और पूरे मजे से खाना शुरू कर दिया। बहुत स्वादिष्ट है, माया ने खाते हुए खुशी से कहा। छोटी लोमड़ी, तुम्हें भी कुछ चखना चाहिए, मुझसे मत शर्माना। नीलिमा ने भुनी हुई मछली का एक कटोरा उठाया और मोहिनी की ओर उछाल दिया। मोहिनी ने मछली का कटोरा पकड़ लिया, शार्दुल की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अंततः उसे खा लिया। हालांकि शार्दुल का रक्त रेखा स्तर बहुत ऊंचा था और वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन वह आमतौर पर उसे परेशान नहीं करता था। लेकिन नीलिमा अलग थी। अगर उसने अवज्ञा की तो नीलिमा किसी भी समय उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। इसलिए विकल्पों को तौलने के बाद मोहिनी को अभी भी लगा कि नीलिमा को नाराज करने की तुलना में शार्दुल को नाराज करना बेहतर था। मूर्ख चिड़िया, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। नीलिमा को अपने सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करते देख शार्दुल आग बबूला हो उठा। मूर्ख बाघ, मैं कैसे बहुत ज्यादा कर रही हूं?
नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और ठंडी आवाज में कहा, क्या विराट ने नहीं कहा था कि इस दावत का खाना किसी के लिए निर्धारित है? क्या उसने नहीं कहा था कि तुम्हारी मेज पर रखा खाना कोई और नहीं खा सकता? शार्दुल भौचक्का रह गया। उसने अपना प्यारा सा छोटा सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, यह महसूस करते हुए कि विराट ने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन क्या इसे कहने की जरूरत भी थी? कौन इतना बेशर्म होगा कि किसी दूसरे की मेज से खाना छीन ले? मूर्ख बाघ, क्या विराट ने ऐसा कहा था? नीलिमा ने प्राचीन दिव्यधारा मदिरा का एक घूंट लिया, शार्दुल की ओर देखा और पूछना जारी रखा, विराट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। शार्दुल केवल इतना ही जवाब दे सका, विराट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए वह इसे मनगढ़ंत नहीं बना सकता था। जब तुमने ऐसा नहीं कहा तो ठीक है, क्योंकि ऐसा है इसका मतलब है कि हर कोई इस मेज पर रखा खाना खा सकता है। इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारा है। तुम मूर्ख बाघ, तो तुम किस बात का रोना रो रहे हो? नीलिमा ने नाक से कोड़ते हुए कहा। नीलिमा की बातें सुनकर शार्दुल निशब्द रह गया। उसे नीलिमा की बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अंततः कोई और विकल्प न होने पर शार्दुल ने अपना पंजा लहराया और अपने चेलों को आदेश दिया, तुम सब वहां क्या खड़े हो, जल्दी करो और खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे तो सारा अच्छा खाना ये मूर्ख चिड़िया और उसके साथी खा जाएंगे और तुम सबको कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही शार्दुल ने पहल की, मेज पर रखा खाना उठाया और पूरे मजे से खाने लगा। शुरुआत में वह खाते समय जल्दी में नहीं था, वह खाते हुए अपने चेलों के साथ बातचीत कर रहा था और अपनी शेखी बघार रहा था। वैसे भी मेज पर बहुत खाना था, भले ही वे अपना पेट भर लें, वे शायद इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब नीलिमा, माया, मोहिनी, हिमशिखा, वैदेही, दामिनी और अन्य लोगों के मुफ्त में दावत उड़ाने के लिए आने से शार्दुल अचानक चिंतित हो गया। हालांकि उसे इतने कम संसाधनों की बहुत परवाह नहीं थी, लेकिन नीलिमा, माया और हिमशिखा जैसी महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से उसका फायदा उठाए जाने पर उसे असहज महसूस हुआ। शार्दुल की बातें सुनकर बलराम, यश, गुरु भूपति और अन्य लोगों ने सारी मर्यादाएं छोड़ दी और तुरंत मेज पर रखे खाने को झपटने लगे, अपने मुंह में ठूंसने लगे। आखिरकार, हालांकि वे शार्दुल का अनुसरण करते थे और उसके चेले के रूप में काम करते थे, उन्हें आमतौर पर खेती के संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज जैसे अवसर, जहां वे इस अतुलनीय रूप से कीमती प्राचीन दिव्यधारा मदिरा को पी सकते थे और प्राचीन महाद्वीप से ये भुनी हुई मछलियां और आड़ू बिना किसी रोक टोक के खा सकते थे, दुर्लभ थे। पलक झपकते ही उनके आसपास की मेज पर शोर शराबा मच गया। हिमशिखा, वैदेही, नीलिमा, माया और अन्य लोग, हालांकि वे शार्दुल की मेज से खाना छीनने के लिए दौड़े थे, फिर भी उन्होंने काफी हद तक बुनियादी नियमों का पालन किया। कम से कम उन्होंने पेट भर खाया, न कि सबके पेट भरने से पहले ही खाना अपनी जेबों में भर लिया। अपनी मेज पर वे चर्चा कर सकते थे और अपना खाना आपस में बांट सकते थे, लेकिन किसी और की मेज पर ऐसा करना निस्संदेह ज्यादती थी। भले ही वे बदले की भावना से शार्दुल का खाना चुराने आए हों, फिर भी सबसे बुनियादी नियमों का पालन किया जाना था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाइए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। कंटक महाद्वीप, भैरव कबीला, परिषद कक्ष में नाकारा, एकदम नाकारा कचरा, तुम सब पूरी तरह से बेकार हो। एला और दुर्मत की रिपोर्ट सुनने के बाद हताशन अकबबूला हो उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह दहाड़ा। उस क्षण उसकी इच्छा हुई कि वह एक ही बार से एला और दुर्मत को मार डाले। इन दो अक्षम मूर्खों ने गठबंधन सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाया, उनके अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप की असीम शक्ति ने उनके गठबंधन को विरोध करने से रोक दिया होता, जिससे ऐसा विनाशकारी नुकसान होता, तो वह एक अलग बात होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नुकसान पूरी तरह से एला, दुर्मद और चंड की लापरवाही और दुश्मन को कम आंकने के कारण हुए थे। शुरुआत में एला और दुर्मद अपनी गलतियों को कम करके आंकना चाहते थे और कुछ विवरणों को छिपाना चाहते थे। हालांकि मकराक्ष और जालिम भी उनके साथ वापस आए थे। वे उनके पिछले उपहास और अपमान के कारण एला और दुर्मद से नफरत करते थे और इसके बजाय उन्होंने अभियान के हर विवरण का खुलासा कर दिया। अब एला और दुर्मद सच को नहीं छिपा सकते थे। हताशन के उबलते क्रोध और हत्या के इरादे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण हमला कर सकता है और एला और दुर्मद को मार सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में फणींद्र ने उसे समझाने के लिए तेजी से बीच बचाव किया। प्रमुख हताशन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर आप उन्हें मार भी देते हैं तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। उनकी स्थिति पहले से ही काफी गंभीर थी। अगर एला और दुर्मद को भी मार दिया जाता तो शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बचे हुए सैनिक और भी अधिक नेतृत्वहीन हो जाते। एला, दुर्मद और चंड गठबंधन सेना के 3 कमांडरों के रूप में न केवल तप्त बालू, रुधिर और नव सरोवर कबीलों के सेनापति थे, बल्कि वे इस गठबंधन में शामिल सभी कबीलों के द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं में सबसे उत्कृष्ट अंधकार दानव सेनापति भी थे। अब जब चंड की मृत्यु हो चुकी थी, अगर एला और दुर्मद भी मारे जाते तो शक्ति सिंधु महाद्वीप पर बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व कौन करता? अन्य अंधकार दानव सेनापति एला और दुर्मद से भी कम सक्षम होने की संभावना थी। इसके अलावा उन्हें नए कमांडरों के रूप में अन्य द्वितीय विपत्ति लोक के अंधकार दानवों के साथ बदलने से बात नहीं बनती। इसलिए हालांकि फणींद्र को हताशन से बहुत लगाव नहीं था, फिर भी उसने बड़ी तस्वीर की खातिर हस्तक्षेप किया। फणींद्र की बातें सुनकर हताशन के हाव भाव थोड़े नरम पड़ गए। वास्तव में जबकि उसका पहले का क्रोध मुख्य रूप से अत्यधिक गुस्से के कारण था, यह आंशिक रूप से अन्य कबीले के प्रमुखों के लिए एक नाटक भी था। आखिरकार इस बड़ी सेना की कमांडर एला उनके तप्त बालू कबीले से थी और इतने भारी नुकसान के साथ उनके कबीले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर वह नाटक नहीं करता तो वह खुद को अन्य कबीले के प्रमुखों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाता। अब फणींद्र का हस्तक्षेप सुनकर उसने स्वाभाविक रूप से उस सुझाव को स्वीकार कर लिया। प्रमुख फणींद्र की दलील को देखते हुए मैं इस बार तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, हताशन ने ठंडी आवाज में कहा। धन्यवाद प्रमुख, एला ने कृतज्ञता में तेजी से अपना सिर झुकाया। धन्यवाद प्रमुख हताशन, दुर्मद ने भी कृतज्ञता में सिर झुकाते हुए कहा। हालांकि वह तप्त बालू कबीले से नहीं बल्कि रुधिर कबीले से था, फिर भी कबीलों का यह गठबंधन परोक्ष रूप से तप्त बालू कबीले का पक्षधर था। हताशन वास्तव में सभी कबीले के प्रमुखों का निर्विवाद नेता था, क्योंकि इन 30 से अधिक कबीलों में तप्त बालू कबीला सबसे मजबूत था और हताशन कबीले के प्रमुखों में सबसे मजबूत था। अगर हताशन उसे मारना चाहता तो उसके रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर शायद उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस बार उनका अपराध बहुत बड़ा था। इतना बड़ा नुकसान उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, भले ही उन्हें 100 बार मार दिया जाए। मुझे बताओ, शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत का स्तर वास्तव में क्या है? हताशन ने एला और दुर्मद से पूछा। खैर, उनके पास बहुत से शक्तिशाली व्यक्ति हैं और दिव्य विकास लोक की एक बड़ी सेना है, एला ने गोलमोल बातें करते हुए झिझक के साथ कहा। वास्तव में उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनकी अंधकार दानव सेना इतनी जल्दी ढह गई थी। वह खुद अराजकता से अभिभूत थी। उस समय उसे केवल यही लगा कि दुश्मन हर जगह थे। जहां तक दुश्मनों की संख्या का सवाल था, वह सच में नहीं जानती थी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, बस मुझे सटीक संख्या बताओ, हताशन ने चिल्लाकर कहा। उनके प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं की संख्या कम से कम 2-2 हजार है और उनकी दिव्य विकास लोक की सेना हमारी सेना से 2 गुनी होनी चाहिए, जो संभवतः 2 करोड़ तक पहुंच सकती है।
हताशन की तीखी फटकार से चौंककर एला के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और तुरंत उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। वह जानती थी कि हताशन क्रोधित था और अगर उसने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया तो वह शायद हॉल से जिंदा बाहर न निकल पाए। इसलिए एला ने दांत पीसे और मौके पर ही एक आंकड़ा गढ़ लिया। उसे लगा कि दुश्मन अविश्वसनीय रूप से कई थे, हर दिशा से हमला कर रहे थे, लगभग हर जगह। इतने सारे दुश्मनों के साथ उसका अनुमान वास्तविकता से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दुश्मन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से उसका अपराध कम हो जाएगा। आखिरकार यह समझा जा सकता था कि वे इतने शक्तिशाली दुश्मन को नहीं हरा सकते। एला को शायद ही पता था कि उसके अनुमान ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संख्या को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। जहां तक दिव्य विकास लोक की सेना की संख्या का सवाल था, उसने इसे 10 गुना से अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। एला की बातें सुनकर हॉल में मौजूद कबीले के सभी प्रमुख चौंक गए। तुमने क्या कहा? 2000 से अधिक प्रथम विपत्ति लोक और द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा और 2 करोड़ से अधिक दिव्य विकास लोक के सैनिकों की सेना? हताशन ने गहरे सदमे में कहा। यह सही है और मेरा अनुमान काफी रूढ़िवादी है, एला ने दांत पीसते हुए पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। चूंकि उसने पहले ही यह झूठ गढ़ लिया था, इसलिए उसे इस पर कायम रहना चाहिए। अन्यथा अगर उसने अब कोई झिझक दिखाई तो वह मौत को बुलावा देगी। इसलिए उसने ये बातें अटूट निश्चितता के साथ कही। मल्लाक्ष, तुमने जो उस समय कहा था वह तो ऐसा नहीं था। एला की बातें सुनकर हताशन अचानक मुड़ा और अपने बगल में मल्लाक्ष को घूरते हुए गुस्से से पूछा। एला ने शक्ति सिंधु महाद्वीप की जिस ताकत का वर्णन किया था वह मल्लाक्ष द्वारा वर्णित स्थिति से बिल्कुल अलग थी। इस क्षण हताशन को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस हुआ। इस क्षण न केवल हताशन बल्कि बर्बर, रौद्री और कई अन्य कबीले के प्रमुखों ने मल्लाक्ष की ओर अपनी नजरें फेरी, उसे गुस्से से घूर रहे थे, उसके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे थे। यदि मल्लाक्ष ने उन्हें आज कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो वे उसे चीर डालेंगे। उन्हें इतने बड़े गड्ढे में धकेलना जिसके कारण उनके कबीलों को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा, बस अक्षम्य था। कबीले के प्रमुखों की तीखी नजरों का सामना करते हुए मल्लाक्ष शांत रहा। उसने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के विकास की गति आश्चर्यजनक, यहां तक कि भयानक थी? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैंने जिस चीज का वर्णन किया था वह शक्ति सिंधु महाद्वीप की केवल 6-7 साल पहले की ताकत थी, न कि उसकी वर्तमान ताकत? क्या मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी कि शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता और सावधान रहना चाहिए? मल्लाक्ष ने कबीले के प्रमुखों की ओर देखा और शांति से कहा। मल्लाक्ष की बातें सुनकर हताशन, बर्बर, रौद्री और अन्य कबीले के प्रमुख उसके खंडन से एक बार फिर निशब्द रह गए। मल्लाक्ष ने वास्तव में पहले वे बातें कही थीं, अब उसकी बात का पूरी तरह से खंडन नहीं किया जा सकता था। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? भले ही तुमने जो कहा था वह शक्ति सिंधु महाद्वीप की केवल 6-7 साल पहले की ताकत हो, लेकिन केवल 6-7 वर्षों में शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत में इतना आश्चर्यजनक बदलाव कैसे आ सकता है? एक लंबी खामोशी के बाद रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर ने अंततः सवाल पूछ ही लिया। केवल 6-7 वर्षों में उनकी ताकत में इतना नाटकीय बदलाव आया था? यह सचमुच बहुत आश्चर्यजनक था। यह उनकी समझ से परे था, पूरी तरह से अविश्वसनीय। क्या विश्वास करना मुश्किल लग रहा है? मल्लाक्ष ने व्यंग्य करते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में हमारे भैरव कबीले को भी विश्वास नहीं हुआ था, वरना हम बार बार शक्ति सिंधु महाद्वीप में अपनी सेना क्यों झोंकते, अपने आरोहण लोक, दिव्य विकास लोक और महाविपत्ति लोक के लगभग सभी सदस्यों का सफाया कर देते और आज इस स्थिति में पहुंच जाते। तुम मानो या न मानो, यही सच है। मल्लाक्ष की बातें सुनकर हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हालांकि उन्हें वास्तव में विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन मल्लाक्ष की बातें निर्विवाद रूप से उचित थीं और भैरव कबीले का भाग्य एक कठोर वास्तविकता थी जिससे उन्हें विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यदि मल्लाक्ष ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए यह धोखा रचा था तो इसकी कीमत बहुत अधिक थी। मल्लाक्ष, क्या तुम जानते हो कि शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है? हॉल में एक लंबी खामोशी के बाद रौद्री ने अंततः कहा। कोई अन्य शक्ति सामान्य परिस्थितियों में इतनी भयानक गति से विकास नहीं कर सकती। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक रहस्य होना चाहिए। मुझे विशिष्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप निश्चित रूप से कुछ असीम अवसर छिपाए हुए है। यही कारण है कि इसका विकास इतने आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा 10 साल से अधिक समय पहले मैंने सुना था कि दक्षिणी स्वर्गमंडल का प्रसिद्ध सप्तखड्ग अमर भवन भी शक्ति सिंधु महाद्वीप में आ गया था, जो महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी था। लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप की आश्चर्यजनक विकास गति केवल सप्तखड्ग अमर भवन के अवसर के कारण नहीं है। मेरे फैसले के आधार पर शक्ति सिंधु महाद्वीप के पीछे छिपे रहस्य सप्तखड्ग अमर भवन की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक है, मल्लाक्ष ने कहा। 1 दशक से अधिक समय पहले सांब ने मल्लाक्ष को बताया था कि सप्तखड्ग अमर भवन शक्ति सिंधु महाद्वीप में आ गया था, एक ऐसा तथ्य जिससे मल्लाक्ष स्वाभाविक रूप से अवगत था। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप का तेज विकास निश्चित रूप से सप्तखड्ग अमर भवन के भाग्य के कारण नहीं था। सप्तखड्ग अमर भवन के पतन से पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप का विकास पहले से ही आश्चर्यजनक था। मल्लाक्ष शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में सबसे गहरी समझ रखता था। सेनापति क्रूर और भैरव कबीले की आरोहण लोक की सेना और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बीच महान लड़ाई के परिणाम स्वरूप लगभग जीत हासिल हुई थी, जिससे शक्ति सिंधु महाद्वीप के मानव जाति को भारी नुकसान हुआ था और अनगिनत उच्च स्तरीय सदस्य मारे गए थे या घायल हुए थे। यदि शक्ति सिंधु महाद्वीप की मानव जाति तब भी उतनी ही शक्तिशाली होती जितनी अब है, तो वह लड़ाई इतनी क्रूर नहीं होती। इसलिए मल्लाक्ष ने निष्कर्ष निकाला कि पिछले कुछ दशकों में शक्ति सिंधु महाद्वीप की ताकत लगातार बढ़ी है। सप्तखड्ग अमर भवन से भी बड़ा अवसर और भाग्य। मल्लाक्ष की बातें सुनकर हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इन कबीलों के प्रमुखों ने इस संयुक्त अभियान में भाग लेने के लिए 3 कबीलों भैरव, महाकाल और अंधक कबीलों के निमंत्रण को मुख्य रूप से स्वीकार किया था, क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य था सप्तखड्ग अमर भवन पर कब्जा करना। अन्यथा शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह पर इतने सारे कबीलों के संयुक्त हमले की आवश्यकता क्यों होती? शक्ति सिंधु महाद्वीप के संसाधन प्रत्येक कबीले के बीच बांटे जाने पर उनके दांतों के बीच की खाई को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। सांब ने शुरू में सप्तखड्ग अमर भवन और शक्ति सिंधु महाद्वीप के पीछे छिपे महान अवसर को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया था, ताकि इन कबीलों को इस संयुक्त अभियान में भाग लेने के लिए लुभाया जा सके। हालांकि उस समय कबीले के प्रमुखों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के पीछे छिपे तथाकथित महान अवसर को गंभीरता से नहीं लिया था। उनका प्राथमिक उद्देश्य अभी भी सप्तखड्ग अमर भवन था। उन्होंने मल्लाक्ष की किसी अज्ञात अवसर की बात को उन्हें कार्रवाई करने के लिए लुभाने के लिए घड़ी गई कहानी कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने मल्लाक्ष की बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया था, क्योंकि केवल सप्तखड्ग अमर भवन द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर निर्भर रहने से शायद शक्ति सिंधु महाद्वीप इतनी आश्चर्यजनक गति से विकसित नहीं हो पाता। सप्तखड्ग अमर वास्तव में उस समय दक्षिणी स्वर्गमंडल में प्रसिद्ध शीर्ष विशेषज्ञ थे, लेकिन भले ही सप्तखड्ग अमर अभी भी जीवित होते और व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते, फिर भी वे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए इतने भयानक स्तर का विकास हासिल नहीं कर पाते। उनके पीछे छोड़े गए भवन की तो बात ही छोड़िए।
क्या हमारे अगले कदम के लिए किसी के पास कोई अच्छा विचार है? हॉल में एक लंबी खामोशी के बाद फणींद्र अंततः फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। अब सबसे अच्छा तरीका क्षत कबीले से मदद मांगना है, हताशन ने एक पल सोचने के बाद कहा। क्षत कबीला? हताशन की बातें सुनकर हर कोई चौंक गया। क्षत कबीला कंटक महाद्वीप के 3 मध्यम आकार के कबीलों में से एक था, जो उनके छोटे कबीलों से बिल्कुल अलग स्तर की शक्ति थी। यहां तक कि उनके 30 से अधिक कबीलों की संयुक्त ताकत भी क्षत कबीले की तुलना नहीं कर सकती थी। क्षत कबीले के पास न केवल दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की एक बड़ी सेना थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी थे। तृतीय और चतुर्थ विपत्ति लोक के ये अंधकार दानव सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का एक भी बार नहीं सह सकते थे। यह सही है, केवल क्षत कबीले को शामिल करके ही हम इस स्थानिक मार्ग को इतना स्थिर कर सकते हैं कि चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ इससे गुजर सके। हम अपनी सेनाओं को टुकड़ों में वहां नहीं भेज सकते, सिर्फ अपनी जान गंवाने के लिए। अगली बार हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और एक ही झटके में शक्ति सिंधु महाद्वीप का सफाया करना होगा। अन्यथा एक बार जब शक्ति सिंधु महाद्वीप मजबूत हो जाएगा तो यह अनिवार्य रूप से हमारे कंटक महाद्वीप और यहां तक कि हमारे पूरे तिमिर मंडल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, हताशन ने गंभीरता से कहा। शक्ति सिंधु महाद्वीप की वृद्धि दर बहुत तेज थी। इस भयानक दर पर संभवतः वह समय दूर नहीं था जब यह वास्तव में कंटक महाद्वीप और यहां तक कि उनके पूरे तिमिर मंडल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इस बार हताशन न केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मौजूद अवसरों का लालच कर रहा था, वह वास्तव में इसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। हताशन की बातें सुनकर सभी को सिहरन महसूस हुई। उन्होंने इस पर ध्यान से विचार किया और अचानक महसूस किया कि हताशन की बातें वास्तव में बहुत उचित थीं। शक्ति सिंधु महाद्वीप की भयानक विकास दर को देखते हुए सवाल यह नहीं रह गया था कि क्या वे अंततः इसे जीतने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह था कि अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप इस तरह से विकसित होता रहा तो यह वास्तव में उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इससे पहले कबीले के प्रमुखों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप की पूरी तरह से उपेक्षा की थी, इसे केवल एक आसान शिकार के रूप में देखते थे। हालांकि इस करारी हार के बाद उन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। अब शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में मल्लाक्ष का विवरण और हताशन की बातें सुनकर उन्होंने महसूस किया कि शक्ति सिंधु महाद्वीप उनके कंटक महाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन सकता है। शक्ति सिंधु महाद्वीप वास्तव में उनके कंटक महाद्वीप से बहुत दूर था। कंटक महाद्वीप से ब्रह्मांड को पार करने में काफी समय लगेगा, लेकिन दूरी के बावजूद यह अजेय नहीं था। यह भैरव कबीले के अभियान में स्पष्ट था, जिन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने के लिए ब्रह्मांड को पार किया था। क्योंकि चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमाएं एक दूसरे से लगती है। और शक्ति सिंधु महाद्वीप दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सबसे दक्षिणी सिरे पर था, जबकि कंटक महाद्वीप तिमिर मंडल के सबसे उत्तरी सिरे पर था। शक्ति सिंधु महाद्वीप और कंटक महाद्वीप वास्तव में दो प्रमुख शक्तियों की सीमाओं के सबसे अग्रिम मोर्चे पर स्थित हैं। एक बार जब युद्ध छिड़ जाता है तो इन दोनों महाद्वीपों पर सबसे पहले हमला होने की संभावना होती है। ऐतिहासिक रूप से तिमिर मंडल और दक्षिणी स्वर्ग मंडल ने अनगिनत युद्ध लड़े हैं। कंटक महाद्वीप के अंधकार दानवों ने भी एक से अधिक बार दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र पर आक्रमण किया है। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप के बेहद दूरस्थ स्थान और अन्य महाद्वीपों की तुलना में इसके छोटे और बंजर आकार के कारण ऐसे क्षेत्र को जीतना काफी हद तक व्यर्थ होगा। इसलिए कई अंधकार दानव शक्तियों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने से परहेज किया है। यह 1 करोड़ साल पहले की बात है, जब तिमिर मंडल ने दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर एक और हमला किया तो अंततः शक्ति सिंधु महाद्वीप ने कंटक महाद्वीप के भैरव कबीले का ध्यान आकर्षित किया। कंटक महाद्वीप पर भैरव कबीला केवल एक महत्वहीन छोटा कबीला है। भैरव कबीले जैसे छोटे कबीले के लिए एक शक्तिशाली मानव जाति के क्षेत्र पर हमला करना आत्महत्या के समान होगा। काफी सोच विचार के बाद भैरव कबीले के एल्डर्स ने सर्वसम्मति से कमजोर शक्ति सिंधु महाद्वीप को निशाना बनाने का फैसला किया। इस तरह भैरव कबीला महत्वपूर्ण नुकसान सहे बिना अपने सैन्य मिशन को पूरा कर सकता था। हालांकि भैरव कबीले के आश्चर्य के लिए इस प्रतीत होने वाले आसान लक्ष्य के परिणाम स्वरूप उनकी मूल सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। कुछ दशकों पहले तक ऐसा नहीं था कि उस सेना के सेनापतियों में से एक क्रूर अपनी मुहर से बच निकला और उसने भैरव कबीले से संपर्क किया। लेकिन इस बार क्रूर के संपर्क ने कोई अच्छी खबर नहीं बल्कि भारी तबाही लाई। चूंकि क्रूर ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के स्थानिक मार्ग को फिर से जोड़ दिया था, इसलिए भैरव कबीले ने बार बार हमले किए, अंततः सब कुछ खो दिया। भैरव कबीले का हश्र देखकर भी कबीले के प्रमुखों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि भैरव कबीला कंटक महाद्वीप पर विशेष रूप से मजबूत नहीं था। भले ही शक्ति सिंधु महाद्वीप भैरव कबीले का सफाया कर सकता था, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं था। केवल अब शक्ति सिंधु महाद्वीप की भयानक वृद्धि दर को महसूस करते हुए इन कबीलों के प्रमुखों को स्थिति की गंभीरता समझ में आई। अगर शक्ति सिंधु महाद्वीप अपनी वर्तमान गति से बढ़ता रहा तो यह कल्पना करना कठिन था कि यह अंततः कितना भयानक हो जाएगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह कंटक महाद्वीप या यहां तक कि तिमिर मंडल के लिए भी खतरा होगा। आखिरकार इस महायुद्ध के शुरू होने से पहले किसने भविष्यवाणी की होगी कि उनकी शक्तिशाली गठबंधन सेना को शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हताशन की बातें सुनकर मल्लाक्ष की आंखों में व्यंग्य चमक उठा। अब उन्हें डर लग रहा है। लानत है, वे पहले कहां थे? अगर उन्होंने मेरी बात पहले सुनी होती तो क्या इस गठबंधन सेना का ऐसा हश्र होता? अगर इन कबीलों ने मेरी सलाह मानी होती और शक्ति सिंधु महाद्वीप को गंभीरता से लिया होता, अगर एला, दुर्मद और चंड के कमांडरों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप को कम न आंका होता, तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ भी शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए हमारी गठबंधन सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाना असंभव होता। मल्लाक्ष को गठबंधन सेना की तबाही पर कोई दया नहीं आई। वास्तव में उसे थोड़ी सी दुष्टतापूर्ण खुशी महसूस हुई। उसका भैरव कबीला पहले ही बर्बाद हो चुका था, तो उसे किस बात की परवाह थी? कुछ और कबीलों को अपने साथ घसीटना उसके भैरव कबीले को अकेला महसूस नहीं होने देगा। लेकिन हम क्षत कबीले से कैसे संपर्क करेंगे? क्या वे हमें स्वीकार भी करेंगे? फणींद्र ने झिझकते हुए पूछा। क्षत कबीला उनके छोटे कबीलों से बिल्कुल अलग स्तर पर था। आमतौर पर क्षत कबीला उन्हें एक खतरा भी नहीं मानेगा। अंधकार दानव प्रजाति में शक्ति सर्वोपरि थी और पदानुक्रम मानव जाति की तुलना में और भी अधिक कठोर था। उच्च स्तरीय शक्तियां शायद ही कभी निम्न स्तरीय शक्तियों पर ध्यान देती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार दानव कबीले का पारलौकिक क्षेत्र का विशेषज्ञ दिव्य विकास लोक से नीचे के अंधकार दानव कबीले के सदस्य को गंभीरता से नहीं लेगा, इन छोटे कबीलों के लिए क्षत कबीले जैसे मध्यम आकार के कबीले से संपर्क करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। हो सकता है कि वे उनके क्षेत्र में प्रवेश करने में भी सक्षम न हो। क्षत कबीले के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलना तो दूर की बात थी। आप सब निश्चिंत रहें, हमारे तप्त बालू कबीले और क्षत कबीले के बीच कुछ संबंध है। क्षत कबीले के एक एल्डर के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी हैं, हताशन ने कहा। जैसे ही वह बोला, हताशन ने अपना सिर ऊंचा किया। उसका लहजा गर्व से भरा था। क्षत कबीले के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होना ऐसा कुछ था जो कोई साधारण कबीला हासिल नहीं कर सकता था। इस रिश्ते ने उसे गर्व करने का पूरा अधिकार दिया। अगर ऐसा है तो यह बहुत बढ़िया है।
कबीले के प्रमुखों ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हताशन के यह कहने के बाद कबीले के प्रमुखों का उसके प्रति रवैया और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। पहले कबीले के प्रमुख तप्त बालू कबीले की ताकत और खुद हताशन के कारण उसका सम्मान करते थे, लेकिन अब क्षत कबीले के साथ उसके संबंधों के कारण वे हताशन का और भी अधिक सम्मान करते हैं। तो फिर क्षत कबीले से संपर्क करने का काम प्रमुख हताशन संभालेंगे। सभी कबीलों के प्रमुख बोल पड़े। इसमें एक अस्थायी रूप से स्थिर किए गए द्वितीय विपत्ति लोक के मार्ग की लागत से कहीं अधिक थी। यह मामला उनके अपने महत्वपूर्ण हितों से जुड़ा था, जिसने कुछ प्रमुखों को झिझकने पर मजबूर कर दिया। भाइयों, इस संकट की घड़ी में हमें मिलकर काम करना होगा। अगर स्थिर किए गए द्वितीय विपत्ति लोक के मार्ग की लागत से कहीं अधिक थी। यह मामला उनके अपने महत्वपूर्ण हितों से जुड़ा था, जिसने कुछ प्रमुखों को झिझकने पर मजबूर कर दिया। भाइयों, इस संकट की घड़ी में हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम इतना निवेश करने को भी तैयार नहीं हैं, तो हम शक्ति सिंधु महाद्वीप को हराने की बात ही कैसे कर सकते हैं? हमने पहले ही इतने सारे सैनिक दांव पर लगा दिए हैं, क्या अब हम इतने छोटे से जादुई अस्त्र की परवाह करेंगे? कुछ प्रमुखों के चेहरों पर झिझक देखकर हताशन ने गंभीरता से कहा। प्रमुख हताशन सही कह रहे हैं, हमारा नव सरोवर कबीला इसका समर्थन करता है। नव सरोवर कबीले की प्रमुख रौद्री ने कहा। इस स्थानिक मार्ग के निर्माण में हमारा नव सरोवर कबीला 5 महाविपत्ति स्तरीय दिव्य अस्त्र और 10 महाविपत्ति स्तरीय व्यूह सामग्रियां दे सकता है। सभी प्रमुखों में शक्ति सिंधु महाद्वीप के प्रति सबसे गहरी नफरत निस्संदेह प्रमुख रौद्री के मन में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके नव सरोवर कबीले को इस अभियान में सबसे विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा था। यहां तक कि उनका सबसे चहेता बेटा सेनापति चंड भी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मारा गया था। वह शक्ति सिंधु महाद्वीप से निपटने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। प्रमुख रौद्री का रुख देखकर रुधिर कबीले के प्रमुख बर्बर ने एक पल के लिए झिझकते हुए अंततः कहा, हमारा रुधिर कबीला भी 5 महाविपत्ति स्तरीय दिव्य अस्त्र और 10 महाविपत्ति स्तरीय व्यूह सामग्रियां दे सकता है। प्रमुख रौद्री और प्रमुख बर्बर के नेतृत्व करने के साथ कुछ प्रमुखों को न चाहते हुए भी उनका अनुसरण करना पड़ा। हालांकि तप्त बालू कबीले, रुधिर कबीले और नव सरोवर कबीले के विपरीत अन्य कबीले उतने अमीर नहीं थे। उनके द्वारा प्रदान किए गए अधिकांश जादुई अस्त्र और सामग्रियां द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों के स्तर की थीं, जबकि तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र अत्यंत दुर्लभ थे। हालांकि प्रत्येक कबीले ने कम तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र प्रदान किए, लेकिन कबीलों की विशाल संख्या ने उस कमी को पूरा कर दिया। यहां तक कि प्रत्येक कबीले के थोड़ा थोड़ा योगदान देने से भी कुल मात्रा काफी हो गई थी। अंत में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अंधकार रसातल के रक्षा व्यूह को भी मजबूत करना होगा, ताकि इसे शक्ति सिंधु महाद्वीप द्वारा तोड़ा न जा सके, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हताशन ने अपनी बात जारी रखी। अंधकार रसातल के रक्षा व्यूह को मजबूत करने में हमारा तप्त बालू कबीला अपनी पूरी शक्ति लगा देगा और अपने कबीले की सबसे कीमती संपत्ति भी अर्पित कर देगा। चूंकि वे इन कबीलों के नेता बनने वाले थे, इसलिए तप्त बालू कबीला स्वाभाविक रूप से बिना किसी योगदान के पीछे नहीं रह सकता था। हताशन ने इस मामले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हताशन की बातें सुनकर कुछ अनिच्छुक प्रमुख भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब तप्त बालू कबीले ने ही इतना भारी निवेश कर दिया था, तो वे भला क्या कह सकते थे? ये तीनों मामले जल्दी ही तय हो गए। इन 3 मामलों को अंतिम रूप देने के बाद हताशन काफी संतुष्ट थे। अंततः उन्होंने सेनापति एला और सेनापति दुर्मद की ओर रुख किया और चिल्लाए, और तुम दोनों अभी के अभी शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में वापस जाओ और उसकी सुरक्षा का उचित ध्यान रखो। अगर इस बार फिर से कोई गलती हुई तो तुम दोनों को अपने सिरों से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी प्रमुख हताशन। हताशन की बातें सुनकर सेनापति एला और सेनापति दुर्मद ने घबराहट में तुरंत उत्तर दिया, अब दफा हो जाओ यहां से। हताशन ने उन्हें ठंडी आंखों से घूरते हुए चिल्लाकर कहा, आपके अधीन सेवक प्रस्थान करते हैं। हताशन की बातें सुनकर सेनापति एला और सेनापति दुर्मद एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और तुरंत परिषद भवन से निकल गए और शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में लौट गए। स्थानिक मार्ग के पास विभिन्न कबीलों के कुछ शक्तिशाली सदस्य पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उनके गुजरने के लिए मार्ग को स्थिर कर रहे थे। चूंकि इस बार केवल वे दोनों ही स्थानिक मार्ग का उपयोग कर रहे थे, इसलिए इसे द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के अनुकूल स्तर तक बनाए रखने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए विभिन्न कबीलों के सभी महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को आकर इसे स्थिर करने की आवश्यकता नहीं थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप पश्चिमी महाद्वीप में दानव नाशक नगर में असुर साम की आत्मा को खंगालने के बाद विराट ने मूल रूप से कंटक महाद्वीप के बारे में असुर साम की सारी जानकारी हासिल कर ली थी। असुर साम के पास जो जानकारी थी वह वास्तव में काल भैरव की तुलना में कहीं अधिक थी, जो कि कई साल पहले पकड़ा गया अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक का अंधकार दानव था। काल भैरव की खेती के स्तर ने भैरव कबीले में उसकी स्थिति को सीमित कर दिया था और उसकी पहुंच अधिक जानकारी तक नहीं थी। हालांकि असुर सांब एक अंधकार दानव के रूप में जिसने महाविपत्ति लोक तक पहुंचने के लिए 5 आकाशीय बिजलियों को पार किया था, भैरव कबीले के भीतर अत्यधिक मूल्यवान था और उसके पास जो जानकारी थी वह काल भैरव जैसे साधारण सैनिकों से कहीं अधिक थी। इस जानकारी को जानने के बाद विराट के मन में भावनाओं का ज्वार उठने लगा। शार्दुल द्वारा असुर सांब को पकड़ना शायद इस युद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। असुर सांब के माध्यम से उन्हें इस अंधकार दानव गठबंधन की बारीकियों की बुनियादी समझ हो गई थी। इस बार भैरव कबीला, महाकाल कबीला और अंधक कबीला, कुल 6 कबीलों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ लड़ने के लिए 30 से अधिक कबीलों को एकजुट किया था। सौभाग्य से ये 30 से अधिक कबीले एक अखंड इकाई नहीं थे। उनके आंतरिक विभाजन और अहंकार, साथ ही शक्ति सिंधु महाद्वीप को कम आंकने की उनकी भूल ने उनके लिए एक अवसर पैदा कर दिया था। अन्यथा यदि उन्हें दिव्य विकास लोक के करोड़ों अंधकार दानव सैनिकों का सीधे सामना करना पड़ता, तो शक्ति सिंधु महाद्वीप को एक अकल्पनीय भारी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि इस अंधकार दानव गठबंधन को हराने के बावजूद विराट अभी भी पूरी तरह से तनाव मुक्त नहीं थे। असुर सांप से प्राप्त जानकारी से वह जानते थे कि कंटक महाद्वीप में भैरव कबीले जैसे सैकड़ों छोटे कबीले मौजूद थे। उन्होंने जिस अंधकार दानव गठबंधन को हराया था वह कंटक महाद्वीप के कबीलों के 10वें हिस्से से भी कम का प्रतिनिधित्व करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भैरव कबीले जैसे छोटे कबीलों के अलावा कंटक महाद्वीप में 3 मध्यम आकार के कबीले भी थे। इन 3 मध्यम आकार के कबीलों की ताकत छोटे कबीलों से कहीं अधिक थी। यदि वे 3 मध्यम आकार के कबीले भी शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गए तो शक्ति सिंधु महाद्वीप गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। असुर सांब, तुम जीना चाहते हो या मरना? असुर सांब की आत्मा को खंगालने के बाद विराट ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं स्वाभाविक रूप से जीना चाहता हूं। असुर सांब ने जल्दी से उत्तर दिया, विराट की ओर सावधानी से देखते हुए। क्या यह संभव है कि आप स्वामी मुझे जाने देंगे? तुम्हें जाने देने में कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात यह है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है? विराट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरे स्वामी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? असुर सांब ने खुशी से पूछा। अगर वह जी सकता था तो वह स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहता था। वह अंततः महाविपत्ति लोक में पहुंच गया था और अभी उसके पास जीने के लिए कई वर्ष शेष थे। वह इस तरह से मरना नहीं चाहता था। मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूं वह बहुत सरल है। अंधकार दानव वंश में वापस जाओ और मेरे लिए जानकारी जुटाना जारी रखो। अगर कुछ भी महत्वपूर्ण होता है तो मुझे तुरंत सूचित करो, विराट ने कहा।
असुर सांप को मारने का उनके लिए कोई फायदा नहीं था। कंटक महाद्वीप पर महाविपत्ति लोक में इतने सारे अंधकार दानव थे, एक असुर सांप के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हालांकि यदि असुर सांप कंटक महाद्वीप में घुसपैठ कर ले और उनका खबरी बन जाए तो इसका महत्व कहीं अधिक होगा। विराट ने असुर सांप के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उन्होंने काल भैरव के साथ किया था कि उसे बस मार दिया और अपनी कठपुतली बना लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि असुर सांप और काल भैरव अलग अलग थे। काल भैरव केवल अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक का सैनिक था, जो भैरव कबीले में जीवन पट्टिका रखने के योग्य नहीं था। अगर वह उसे मार भी देते तो भैरव कबीले को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती। लेकिन असुर सांप एक महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में भैरव कबीले में एक जीवन पट्टिका रखता था। जब तक वह उन सभी जीवन पट्टिकाओं को नष्ट नहीं कर देते, असुर सांप को मारने से उसकी मृत्यु का पता तुरंत भैरव कबीले को लग जाएगा। यह कोई रहस्य नहीं रह जाएगा। इसलिए असुर सांप के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था जैसा काल भैरव के साथ किया गया था। उन्हें कोई अन्य तरीका खोजना पड़ा। आप चाहते हैं कि मैं अंधकार दानव वंश के लिए एक जासूस बनूं? यह सुनकर असुर सांप दंग रह गया। क्या तुम नहीं चाहते? विराट ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, चूंकि तुम नहीं चाहते तो भूल जाओ, तुम अपने रास्ते जा सकते हो। यह कहकर विराट ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर वार करने ही वाले थे। नहीं नहीं, यह देखकर असुर सांप भयभीत हो गया और जल्दी से बोला, मैं तैयार हूं। विराट द्वारा वह पहले ही बुरी तरह डर चुका था और अब मृत्यु के खतरे के तहत असुर सांप ने अंततः हार मान ली। असुर सांप ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इंसानों के लिए जासूस बनेगा। अतीत में उसने ऐसा काम कभी नहीं किया होता, चाहे इसके लिए उसे मौत ही क्यों न गले लगानी पड़ती। अंधकार दानव जाति के एक सदस्य के रूप में उसमें अपार गर्व था। कुलीन